चलो वैकेंसी आ गई ना सेकंड ग्रेड की। देखो ऐसे वैकेंसी आ रही है। अरे साइलेंट। सेकंड ग्रेड टीचर्स की आई है, वरिष्ठ अध्यापकों की आई है। कितनी वैकेंसी आई है? 2200 पोस्ट की आई है। कम क्या है, बहुत है। और फिर आपको क्या लगे कोई लाखों में आए? इसलिए तो जो पढ़ने वाला है उसी का सिलेक्शन होता है। कम नहीं है, ये खूब है। और कम आई भी है तो क्या कर सकते हैं, धनी का धनी कौन होता है। कम तो है ही। उम्मीद तो कम से कम ये कर रहे थे कि 10,000 सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। चलो कहां तक लिख लिया हमने? यहां तक लिख लिया। अच्छा प्रयोग समझ लिया था क्या आपने? इसके उपनाम भी लिख लिए थे ना? अच्छा इसके उपनाम समझे नहीं थे ना हमने? अब मैं बताता हूं आपको हल्का सा, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो कार्य स्वाभाविक उद्दीपक से होना है उसको कौन से उद्दीपक से करवाया जा रहा है? अरे ये किस पर बल दे रहा है? जो कार्य स्वाभाविक उद्दीपक से होना है उसको किससे करवाएं? अस्वाभाविक उद्दीपक से करवाया जाए, इसी पे तो बल दे रहा है। कार्य सेम होना चाहिए, बच्चा केवल और केवल क्रिया वही करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह उद्दीपक स्वाभाविक से हटाकर उसको कहां लाना चाहिए? अस्वाभाविक तक। यदि आप स्वाभाविक उद्दीपक से हटाकर उसको अस्वाभाविक उद्दीपक तक लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लगातार वो क्रिया को दोहराना पड़ेगा, और उस क्रिया को दोहराएंगे, उस दोहराव को हम लोग बोलेंगे पुनरावृत्ति। क्या करनी पड़ेगी? पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। और जब पुनरावृत्ति करेंगे तब कुछ शर्तों के तहत वो अपने आप को अनुबंधित कर लेगा कि नहीं कर लेगा? वो बालक अपने आप को अनुबंधित कर लेगा। इसका मतलब इसमें अनुबंधन होगा कि नहीं होगा? बार बार दोहराने पर यदि बालक स्वाभाविक उद्दीपक की जगह अस्वाभाविक उद्दीपक से भी क्रिया कर रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुबंधन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन हुआ कि नहीं हुआ उसका? अच्छा इस अनुकूलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुबंधन। ध्यान रखना है कि दुनिया में पहली बार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुबंधन स्थापित करने का काम पावलोव ने किया था। इसके बाद तो और भी लोग आएंगे जो अनुबंधन की चर्चा करेंगे, लेकिन इसने जो किया था ना वो पहला अनुबंधन था। और बहुत लंबी परंपरा से, मतलब तब से लेकर आज तक लगातार वही अनुबंधन चल रहा है और मुख्य अनुबंधन है। इसके अनुबंधन को नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए इस अनुबंधन को हम लोग बोलते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। कोई डाउट है क्या? परंपरा से चलता आ रहा है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, और मान्य है, योग्य है, सबने मान्यता दी है, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बताओ 3 बात हो गई ना। अच्छा अब इसको इंग्लिश में तो अपने को ध्यान नहीं रखना है। अनुबंधन यानी क्या होता है? कंडीशनल। अब वहां कंडीशनिंग लिखा आ सकता है, कंडीशनड लिखा आ सकता है, फॉर्म कोई सी भी आ सकती है, लेकिन शब्द कंडीशन होगा। कौन सा होगा? कंडीशन। तो यहां बोलने में अच्छा थोड़ा कंडीशनल लगता है, इसलिए हम कंडीशनल बोलते हैं इसको। एंशिएंट कंडीशनल हो जाएगा, परंपरागत को बोलते हैं ट्रेडिशनल, और शास्त्रीय को बोलते हैं क्लासिकल। बताओ कोई डाउट? ध्यान रह जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बताओ, इसमें कुत्ते को पहले उद्दीपक दिया जा रहा है, कुत्ता पहले लार दे रहा है। मैं ये बात नहीं करता हूं उद्दीपक कौन सा दिया जा रहा है, चाहे स्वाभाविक हो चाहे अस्वाभाविक हो, पहले तो क्या दिया जा रहा है? उद्दीपक। भाई भोजन से चाहे लार दे रहा है चाहे घंटी से दे रहा है, लेकिन पहले तो वही घंटी बजाई जाओ या भोजन दिया जाओ। लार तो पहले नहीं टपका रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले ही लार टपका रहा है फिर पावलोव को कह रहा है अब तू घंटी बजा दे, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब पहले उद्दीपक दिया जा रहा है। अच्छा उद्दीपक दिया जा रहा है तो इसमें बताओ उद्दीपक स्वाभाविक नहीं है ना अस्वाभाविक है कि नहीं है? भाई लास्ट में हम लोग निष्कर्ष तो वही है ना कि अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, इसलिए उद्दीपक से जो लार आ रही है वो अनुक्रिया होगी कि नहीं होगी? इसलिए सिद्धांत क्या बन जाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया। वो सिद्धांत था उद्दीपक प्रतिक्रिया, लेकिन इंग्लिश ने हमारी एक कर दी है। देखो उद्दीपक स्टिमुलस, उधर प्रतिक्रिया को भी रेस्पॉन्स बोल रहा था और अनुक्रिया को भी क्या बोल रहे हैं?
रेस्पॉन्स बोल रहा है, इसलिए मजबूरी में अपने को क्या करना पड़ा, एसआर। वो भी एसआर था, ये भी एसआर है। लिखते वक्त आप बहुत ऊंचे नीचे हुए कि वो भी एसआर है, ये भी एसआर है, इसका मतलब भूल गए हैं ये क्या होना चाहिए, आरएस होना चाहिए। आरएस तो कैसे ही नहीं होगा। हाँ, ध्यान ये रखें, चाहे कुछ भी कहो भले ही, कितना ही अस्वाभाविक उद्दीपक ले लो, जो रिश्ता स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बनता है ना, जो बंधन स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बनता है ना, जो बॉन्ड स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बनता है ना, बंध, वो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ कतई ही नहीं बन सकता है। ये तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसलिए यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो थॉर्नडाइक बेस्ट होगा। यदि पूछे ना एसआर थ्योरी किसकी है, तो ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ही करना है, ऑप्शन बी में क्या मानना है, पावलोव। समझ पा रहे हो ना भाई, बंध मजबूत वही होगा जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्थापित किया गया हो। भ्रमित करके आप बच्चे से 2-4 5-4 बार क्रिया करवा सकते हैं, लेकिन लगातार क्रिया नहीं करवा सकते। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया कि एक बच्चा है, उस बच्चे को आपने कहा कि बेटा पानी लेके आ, मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, पानी लेके आ मैं तुझे चॉकलेट। बच्चा पानी लेने चला गया, नहीं गया, उसने कहा चॉकलेट दे। तो आपने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के और उस थोड़ी सी प्लास्टिक को बजाया, तो बच्चे को पता लग गया कि चॉकलेट है। बच्चा पानी ले आया। बच्चे ने जो क्रिया की ना वो उद्दीपक के कारण की है ना, उद्दीपक के कारण की है। ये क्रिया आप रोजाना दोहरा रहे हो, आप आ रहे हो सीधा डायरेक्ट कुछ भी नहीं कह रहे हो, उसे जेब में हाथ डाल के उस थोड़ी सी पॉलीथिन को बजा रहे हो और बच्चे को कह रहे हो पानी लेके आ, बच्चा पानी लेके आ रहा है। ये 5-10 दिन 20 दिन तक प्रक्रिया चली, तो बच्चा सीख गया होगा 2-4-5 बार में कि भाई ये इसका मतलब है मुझे चॉकलेट देंगे। अब आपने एक दिन क्या किया, चॉकलेट थी नहीं, आपने जेब में हाथ डाला और फिर बच्चे को कहा कि पानी लेके आओ, समझ गया कि चॉकलेट है, वो पानी लेके आया। फिर उसने कहा दो, आपने कहा यार आज तो है ही नहीं। दूसरे दिन फिर आए, वही प्रक्रिया, 5-7 दिन आए, 5-7 दिन यदि आप कहेंगे इन चॉकलेट तो है ही नहीं, फिर वो बच्चा कहेगा क्यों पागल बना रहा है यार। अनुबंधन समाप्त होगा कि नहीं होगा, समाप्त हो जाए। इसका मतलब वास्तव में बॉन्ड तो कौन सा बनेगा, स्वाभाविक वाला ही। अस्वाभाविक से भले ही तल्ले लिए जा सकते हैं, लत्ते लिए जा सकते हैं, लत्ते बोलते हैं तल्ले, लत्ते क्या बोलते हैं आप उसको। हाँ भाई, अस्वाभाविक से कोशिश की जा सकती है, लेकिन वास्तव में बॉन्ड तो वही बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखो ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसे एसआर थ्योरी बोल देंगे हम लोग। संबंध प्रत्यावर्तन, मुझे एक बात बताओ, जो संबंध भोजन के साथ थे उन संबंध को तो समाप्त करना है, उन संबंधों को त्यागना है, और वही संबंध किसके साथ स्थापित करने हैं, घंटी के साथ करने हैं। मुझे एक बात बताओ, इसमें संबंधों का त्याग किया गया है कि नहीं किया गया है। संबंधों को त्यागना मतलब संबंधों को छोड़ना कहलाता है संबंध प्रत्यावर्तन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनशिप रिवर्सल। अब संबंध प्रत्यावर्तन हुआ है इसमें, क्योंकि जो जो संबंध आपके रिलेशन किसके साथ बने थे, भोजन के साथ बने थे, वो रिलेशन अब किसके साथ बनाने होंगे, घंटी के साथ बनाने होंगे। तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप रिवर्सल। फिर मुझे एक बात बताइए, इसमें अनुबंधन स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है, अनुबंधन स्थापित हुआ है। अनुबंधन के कारण ही तो अनुक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं तो अनुक्रिया नहीं हो रही। पहले अनुक्रिया थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। पहले क्या स्थापित हुआ है, अनुबंधन स्थापित हुआ। अनुबंधन के कारण ही क्या स्थापित हुई है, अनुक्रिया हुई है। उस अनुबंधन के कारण अनुक्रिया हुई है, इसलिए इसको बोल देंगे हम लोग कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। समझ पा रहे हैं। और ये पहला पहला अक्षर क्या बन गया, सीआर थ्योरी। अच्छा मुझे बताओ, इस अनुबंधित को अस्वाभाविक भी तो बोलते हैं ना, तो अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत तो क्या बन गया, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। ध्यान रखिएगा। या फिर ये क्यों कहा है हमने, आप याद करके देख लो, हमने ये देखा है। बताओ लास्ट में हमने इस लार को अस्वाभाविक अनुक्रिया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इसको अनुबंधित अनुक्रिया बोल सकते हैं ना, इसको अनुकूलित अनुक्रिया बोल सकते हैं ना, इसको कृत्रिम अनुक्रिया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। कहने का मतलब ये हो गया कि हमें इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया से कहां पर आना है, अस्वाभाविक अनुक्रिया तक पहुंचना है। कहां से, स्वाभाविक प्रतिक्रिया से अस्वाभाविक अनुक्रिया तक पहुंचना है। क्लियर। क्या हुआ, उसके पास मसाला बनाया हुआ नहीं था क्या, बाद में बनाया होगा उसने। हाँ, और आपने कहा होगा थोड़ा प्याज ज्यादा डाल दो, थोड़ा तीखा कर दो, हैं। प्याज पसंद नहीं है इसलिए दोबारा बनाना पड़ा, तो कारण तो कुछ भी हो वही ना, कुछ नहीं, वो पानी पतासी खा के आए हैं इसलिए कह रहा हूं,
लेट हो गए। अच्छा, आपने मुंह में पानी आया कि नहीं आया? ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वो स्वाभाविक उद्दीपक है और आप क्या है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए अब इतना लिख लिया ना आपने। अरे सुने, सिद्धांत पूरा नहीं हुआ है अभी, तो सिद्धांत को केवल हमने सामने रखा है। अब इस सिद्धांत को हम समझेंगे। इसके उदाहरण पूछे गए। क्या पूछे गए? उदाहरण। इसके क्या उदाहरण है? इसके उदाहरण सीधा सीधा पूछा गया। जैसे मान लो अब की बार थोड़े दिनों पहले एक उदाहरण पूछा गया, उदाहरण भी कितना गजब था। सीटेट में पूछा गया कि मनीष के पिताजी को जब गुस्सा आता है, मनीष के पिताजी को जब गुस्सा आता है तो वो मनीष के कमरे का दरवाजा पीटने लगते हैं और मनीष डर जाता है। बड़ा उदाहरण था ना, बड़ा ही देते हैं इसमें उदाहरण, छोटा नहीं देते हैं। एक दिन मनीष के पिताजी को गुस्सा आया ही नहीं और वो दरवाजा पीटने लग गए, फिर भी मनीष डर गया। निम्न में से कौन सा सिद्धांत का उदाहरण है? पावलो, सोच के देखो। मनीष के पिताजी को क्रोध आना और उसके बाद उनका दरवाजा पीटना और मनीष का डरना। देखो, दरवाजा पीटना स्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक है। गुस्सा आता है तो वो मनीष ने अंदर से बंद कर रखा होता है, उसको अंदर रील वील्स देख रहा होता है, तो फिर वो सोचता है कि कोई आ नहीं जाए, इसलिए वो क्या कर रहा होता है? अंदर से दरवाजा उसने बंद कर रखा होता है। तो फिर वो पिताजी आके उस दरवाजे को बजाते हैं, बोले खोल, कहाँ है तू, बाहर निकल। अच्छा, वो जब दरवाजा बजाते हैं तो वो मनीष समझ जाता है कि मामला गड़बड़ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो मनीष क्या कर जाता है? डर जाता है। तो डरना उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दुनिया में किसी का भी बाप यदि गुस्सा करके दरवाजा बजाएगा तो जाहिर सी बात है उसका बेटा डरेगा ही डरेगा। अब कोई नाजायज को नालायक ना अपवाद औरत हो, औरत वापस लेता हूं, औलाद हो, हाँ, है ना, कोई काम की नहीं हो, आलसी हो, लिचड़ हो, संवेगात्मक बुद्धि शून्य हो, इस प्रकार की औलाद नहीं डरे तो एक अलग बात है। बाकी तो स्वाभाविक उद्दीपक होगा, उससे स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो होगी होगी। ठीक है। अब एक दिन मनीष के पिताजी को गुस्सा आया ही नहीं और ऐसे ही खड़े थे, मोबाइल पे बातचीत कर रहे थे, दरवाजा था आवाज में, दरवाजा बजा रहे हैं। मनीष को लगा मामला गड़बड़ हो गया। तो मुझे बताओ, उद्दीपक स्वाभाविक है क्या? नहीं है। कैसा है? अस्वाभाविक। लेकिन मनीष का डरना तो वही एक नहीं है, तो जो स्वाभाविक उद्दीपक से होता है। तो इस प्रकार के उदाहरण आएंगे तो हम पहचान जाएंगे ना आराम से, कोई डाउट नहीं होगा ना। अच्छा, इस प्रकार का एक उदाहरण आया कि एक बालक को मेले में ले जाया गया। कहां ले जाया गया? सर, प्रिंस सर के 11 से 14 नवंबर तक की क्लास नहीं है ऐप में। हाँ, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन प्रिंस सर कौन से रह गए हैं? फिजिक्स का क्या करोगे रे? उस तरंग दे दरिएगा, आराम से पढ़ो ना, उद्दीपक रे, प्रतिक्रिया हैं तो पढ़नी बाद में पढ़ लेना। हाँ, मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश डलवाता हूं आपकी क्लास को डलवा। इसको मत पढ़ना तुम, इसको मत पढ़ना, ना पढ़ने देना तुम। आ जाएगी, ऐप में डलवाएंगे, कोशिश करेंगे आपकी समस्या को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, कर दिया गया। कितना जल्दी लिखते हैं टेक्निकल वाले, बता रहा था ना आपको। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, तुरंत लिख देते हैं, चाहे कच्चा कुछ भी लिखा है बच्चे ने, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। एक दिन मैं ऊपर वाले इस हॉल में अपने बेटे बेटे आराम से पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते ही मैं ऐसे ही बात चल गई। मैंने कहा पहले 2 बच्चे हैं, फिर पहले तो था कि खूब सारे बच्चे होते थे, फिर 2 बच्चों वाला कानून आया, क्योंकि समस्या होने लगी कि ये नौकरियां जो थी ना, वो नौकरियों में प्रमोशन नहीं होता था, ये नहीं होता था ना, इसलिए हम 2 हमारे 2 पर आ गए। तो मैंने कहा नौकरियों में प्रमोशन नहीं होता। उतने में एक ने कमेंट किया, बोले सर हम 7 बहन भाई हैं और हमारे पिताजी नौकरी करते हैं। उतने में इन्होंने तैयार बैठे थे, उन्होंने कहा आपकी प्रॉब्लम को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। मैंने कहा भाई देख तो सही यार, क्या लिख रहा है वो। अब उनके पिताजी की प्रॉब्लम हमसे दूर नहीं होगी। मैंने कहा आप तो रहने दे यार।
है। हाँ, इसे तो जल्द ही टीम आपसे संपर्क करेगी। मैंने कहा करवा दे तू टीम से संपर्क। कर दी गई है फॉरवर्ड, है ना। अच्छा सुनो सुनो, उदाहरण था कि एक बालक को मेले में ले जाया गया और बालक को गुब्बारा दिलाया गया। बालक उस गुब्बारे को लेकर मेले में घूम रहा था। उस गुब्बारा उसके हाथ में अचानक से तेज आवाज के साथ फटा। बालक रोने लग गया। अब बालक आगे गुब्बारे की दुकान को देखकर ही रोने लग जाता है। बताओ, देखिए स्वाभाविक से अस्वाभाविक हो गया कि नहीं हो गया? क्रिया तो वही हो रही है ना, क्रिया तो कोई नहीं बदली है ना। अगला उदाहरण बना के देगा आपको। ध्यान ये रखना है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये नहीं कहना है कि नहीं अपने वाले बालक नहीं डरते हैं, ये तो एग्जामिनर गलत है, दूसरा गुब्बारा लेते हैं। वो लिखना नहीं है वो मार्कशीट में, बात को माननी है। यदि एग्जामिनर लिख के ऐसे दे देना कि यदि एक भैं उड़कर तार पर बैठती है, तो गलत साबित नहीं करना है। मतलब बेटी है, ये मान लेना है कि वो बेटी है। समझ रहे हैं? गलत नहीं। कुछ बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि नहीं सर ऐसा कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा क्या? अरे तो तू क्यों लोड ले रहा है? जब एग्जामिनर ने कह दिया कि ऐसा हुआ है तो तुझे तो ये बताना है कि इसमें ये है या नहीं। बताओ, बच्चे को आप मेले में ले जाओगे, हम भी गए होंगे ना मेले में कभी, तो मेले में ले जाओ, बड़ा उत्साह होगा, बच्चा जाएगा। बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं होता उसके पास, इसलिए वो छोटे बड़े में अंतर नहीं समझता है, वो क्वालिटी में अंतर नहीं समझता है, वो केवल क्वांटिटी में अंतर समझता है, क्वालिटी नहीं जानता है वो, उसको पता नहीं है। यदि आप बच्चे को एक 100 का नोट देंगे और एक 10 रुपए का नोट देंगे, एक बच्चे को आपने 100 का नोट दे दिया, दूसरे बच्चे को 10-10 के 2 दे दिए, वो कहेगा इसको 2 कैसे दिए? बोले बेटा तेरे पास 100 वाला है, इसके पास 10-10 के, इसके 20 ही होते। बोले मुझे नहीं, मुझे भी 2 चाहिए। बोले तू एक काम कर, इसके दोनों ले ले और इसको 1 दे दे। तो वो कहेगा नहीं, क्यों दे दूं मैं मेरे 2? क्योंकि बच्चा क्वालिटी में विश्वास नहीं करता है, बच्चा किस में विश्वास करेगा? क्वांटिटी में विश्वास करेगा, क्योंकि बच्चे के पास अमूर्त चिंतन नहीं होता। जब अमूर्त चिंतन नहीं होगा तो वो बच्चा वहां पर जाएगा तो वहां जाके वो कोई बहुत महंगी चीज पर हाथ नहीं डालेगा, उसको बड़ा दिखाई देगा वो गुब्बारा, इतना बड़ा, तो वो कहेगा कि मुझे गुब्बारा दिलवाओ। तो हम कहेंगे यार गुब्बारा दिलवा देंगे यार, तू पहले मेला देखने आया, मेला देख ले। बोले ना, पहले गुब्बारा। अब उसको कहते हैं चल भाई, फिर उधर से वो ऑर्डर आ जाता है, बोले अब आए ही हो तो दिलवा दो, फिर क्या है। तो दिलवाना पड़ेगा, बच्चे को गुब्बारा दिलवाना पड़ेगा। अब उस बच्चे को पूछते हैं बेटा बोल कौन सा लेगा, तो बच्चा उनमें भी जो सबसे बड़ा होता है ना, क्या लेगा। ऐसे ही करते थे भाई, हम तो छोटे थे तब। हाँ, अब उस बच्चे ने वो बड़ा बड़ा गुब्बारा ले लिया। अब देखो यहाँ प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है। अब हम गुब्बारा हाथ में लेके बोले बेटा इसको हम गाड़ी में रख देते हैं और तू जाते वक्त ले लेना। वो कहे नहीं। बच्चा अरे रुक जा, रुक जा। अब बच्चा देखिए, सोचिए, मैं बता रहा हूं, बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। मतलब बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं करता है, बच्चा मूर्त चिंतन करता है। बच्चे के दिमाग में केवल ये है कि ये जब तक मेरे पास है, जब तक मेरा है, और मेरे से दूर गया और मेरा नहीं है, इसलिए उसको लगता है ये कहीं चला जाएगा, ये गुम जाएगा, ये खो जाएगा, ये तो जब तक मेरे पास है तब तक मेरा है। इसलिए बच्चा उस गुब्बारे को ले लेता है। अब बच्चा गुब्बारे को ले लेगा। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा है, गुब्बारा ले लिया यूं और यूं चल रहा है। अब मेला तो देख लिया, मेला तो पूरा देख लिया, अब है कुछ नहीं दिखना है, बस केवल गुब्बारा लेके चलना है। अब नजदीक से आप जैसे कोई न कोई करामाती निकलते हैं, तो उसको धीरे से पिन अप करते हैं और गुब्बारा फटता है तो बच्चा रोएगा, स्वाभाविक बात है। दुनिया के किसी भी बच्चे के हाथ में इतना बड़ा गुब्बारा होगा और यदि वो जोर से तेज आवाज के साथ फटेगा तो बच्चा डरेगा और रोएगा। अपने वाले बच्चों को निकाल देना। अब वो रोएगा तो स्वाभाविक उद्दीपक था भाई, गुब्बारे का फटना, तेज आवाज आना स्वाभाविक उद्दीपक था और बच्चे का रोना स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी,
स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अब मुझे एक बात बताइए, अब आगे वो जाता है और गुब्बारे की दुकान पर गुब्बारा देखते ही वो रोने लग जाता है, क्या गुब्बारा दोबारा फट रहा है क्या? नहीं फटा है। स्वाभाविक की जगह कौन सा उद्दीपक हो गया है? अस्वाभाविक। और फिर भी बच्चा तो क्रिया वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, अनुबंधन स्थापित हुआ कि नहीं हुआ उसमें? चलिए, इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, इसे थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं, थोड़ा और क्वालिटी पर चलते हैं। इसके क्वालिटी युक्त उदाहरण भी पूछे गए, और जिस समय वो उदाहरण पूछा गया उस समय लोगों को लगा यार हो क्या गया इस एग्जामिनर को, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कोई हो सकता है क्या? उदाहरण पूछा गया, बीजुके को देखकर पशु का भाग जाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? यह उदाहरण पूछा गया है। उदाहरण पूछा गया कि हाउ के कहने पर, अरे उसको सही शब्द तो हिंदी में हाबू है। हाबू के कहने पर बच्चे का डरना, बच्चे का, अच्छा देखिए, स्मृति या स्मारक चिन्ह का कार्य करना, देखिए बहुत शॉर्ट में ला रहा हूं मैं ना, स्मृति या स्मारक चिन्ह का कार्य करना। अच्छा, जानवरों को सर्कस में करतब दिखाने के लिए तैयार करना, ये सारे उदाहरण किसके हैं? अनुकूलित अनुक्रिया के हैं। बीजू का जानते हैं आप लोग क्या होता है? खेतों में लगाते हैं ना। शहरों वाले कौन कौन नहीं जानते हैं बीजुके को? नहीं जानते बीजू? अरे देखा ही नहीं कभी। चलो, घर जाने के बाद यो सुन ले रे, बताना नहीं एक दूसरे को कैसा है हमारा बीजू का। घर जाने के बाद तुम लोग सर्च करना है यूट्यूब पर, बीजू का कैसे लगाया जाता है। फिर वो पूरी प्रक्रिया उसको खोल खोल के बताएगा, उसको पूरा डीएनए बताएगा वो कि कैसे बीजू का तैयार किया जाता है। अच्छा, हम लोग वास्तव में सही प्रक्रिया जानते ही नहीं है बीजू की। खेत में लगाया जाता है, खेत में एक व्यक्ति जैसी प्रतिकृति लगाई जाती है ना, व्यक्ति जैसी प्रतिकृति, उसमें लकड़ियां बांध के फिर ऊपर हांडी लगा के यूं इस तरीके से लटका दिया जाता है। ये होता है बीजू का। अब समझ में आया थोड़ा बहुत? खेत में उसको व्यक्ति के कपड़े पहना के तैयार किया जाता है। अब सुने ध्यान से, बीजू का लगाने की सही प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये होता है कि जब वो बीजू का खेत में स्थापित किया जाता है तो उसके पीछे एक व्यक्ति छुपके और लट लेके बैठा रहता है जिस दिन वो स्थापित किया जाएगा। फिर जैसे ही उधर से पशु आ रहे हैं और पशु जैसे ही उसके खेत में प्रवेश कर रहे हैं, वो व्यक्ति उस बीजुके के पीछे से लट लेके दौड़ेगा और जाके पशुओं को मारेगा, पशु भाग जाएंगे। अच्छा, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति लट लेके पशु के पीछे दौड़ेगा तो पशु भागेगा, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि नहीं है? इस प्रतिक्रिया को वो 5-4 दिन दोहराएगा लगातार। जैसे ही वो पशु आए वो उनके पीछे से निकल के भागेगा। फिर 5-7 दिन 10 दिन इस प्रतिक्रिया को दोहराने के बाद वो अपने घर आके आराम से सो जाएगा। अब एक दिन पशु जैसे ही उसके खेत में आएगा और वो देखेगा कि वो बीजू का, देखते ही भाग जाएगा, उसको लगेगा अभी उसके पीछे से निकल के आने वाला है। जबकि मुझे एक बात बताओ, अब बीजुके के पीछे से वो व्यक्ति निकल के नहीं आ रहा है, फिर भी पशु भाग रहा है ना। अस्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया कौन सी हो रही है? अस्वाभाविक अनुक्रिया बन रही है कि नहीं बन रही है? अच्छा, ऐसे ही हाबू के कहने पर बच्चे का डरना, हाउ हाउ बोलते हैं ना आप लोग। अच्छा, हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर में हवा बोलते होंगे ना, भरतपुर में क्या बोलते हैं? हुआ। ठीक है। अब उसके बाद आज के बाद आपको इसको हाबू याद रखना है, पेपर में हाबू आएगा, ठीक है? आप देखते हैं ना कि बच्चा निश्चित रूप से यदि हाबू होगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा जानवर होगा जो डरावना होगा, चाहे कोई भी हो सकता है, वो उससे वो बच्चा निश्चित रूप से डरेगा। यदि वो सामने मिल गया, कुत्ता है, कुत्ता यदि सामने मिल गया उसको, तो वो बच्चा डर के वापस आएगा। तो कुछ स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक प्रतिक्रिया। आप बैठे हैं, उसकी मम्मा बैठी है, बैठे बैठे इंस्टाग्राम चला रही है, रील्स देख रही है, बच्चा चलते चलते दूर चला गया चूल्हे के पास। आपको लग रहा है कि यार ये बच्चा चूल्हे में गिरेगा, लेकिन अब उठ भी तो नहीं सकते क्योंकि रील बीच में चल रही है। तो वो कहती है कि बेटा उधर नहीं, उधर हाउ है,
मतलब हाबू है, बच्चा वापस घूम जाएगा। क्या वहां पर स्वाभाविक उद्दीपक है क्या? फिर भी बच्चा तो वही क्रिया कर रहा है ना जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ की थी, कोई दिक्कत नहीं है। स्मारक या स्मृति चिन्ह ऐसे ही काम करते हैं। स्मारक या स्मृति चिन्ह ऐसे, जैसे एक मान लीजिए एक मंदिर एक स्मारक है, एक स्मृति चिन्ह है मंदिर। अच्छा, मंदिर में आप जाते हैं और मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, उपस्थिति दे दी, उपस्थिति देने के बाद जाते हैं थोड़ा आगे और मूर्ति के सामने जाके ये फंस गए, हे भगवान तू ही है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए, यदि उस मंदिर में साक्षात भगवान होते तो भी आपकी प्रक्रिया तो वही होती ना, घंटी बजाते जाके फंसर जाते। यदि साक्षात भगवान होते तो स्वाभाविक उद्दीपक था, और आपकी वो जो की गई क्रिया, वो जो वहां फंसरना है ना, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती। लेकिन आज भगवान है ही नहीं, केवल उनकी स्मृति रखी है, उनका चिन्ह रखा हुआ है, और फिर भी आप वही क्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी सेम सेम अनुक्रिया करना है ना, वही हो जाएगा। और से इसी प्रकार से आपने 12वीं क्लास में यदि टॉप किया होगा, आपको एक अवार्ड मिला होगा, पूरी दुनिया के सामने आपका नाम पुकारा गया होगा, फिर आप गए होंगे और अवार्ड लिया होगा आपने। आप सोच के देखिए उस दिन जो आपकी फीलिंग आ रही थी ना, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और उद्दीपक क्या था? स्वाभाविक, क्योंकि वो सारी सारी चीजें सामने घटित हो रही थी, एक्चुअल में हो रही थी। आपके साथ नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी बच्चे के साथ ऐसे होता तो उसको वही फीलिंग आती, जो क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक है। अब उसको आपने आके घर पे रख लिया, और आप 10 साल बाद 5 साल बाद कभी भी उसको जब देखते हैं तो देख के वही फीलिंग ले रहे होते हैं कि यार मैं देख प्रथम स्थान प्राप्त किया था मैंने। कि आज उद्दीपक स्वाभाविक है क्या? नहीं है, फिर भी वही क्रिया हो रही है ना। ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। किसका है? अनुकूलित अनुक्रिया का। आपको याद है हमने सर्कस में नाचने के लिए, डांस करने के लिए घोड़ी को तैयार किया था। आप सोच के देखो, जब लट गिर रहा था तो घोड़ी पांव उठा रही थी ना। ट्यून बजाया, लट गिरा, घोड़ी ने पांव उठाया, घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते ने लार दी थी। सेम प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? लेकिन थोड़े दिनों बाद में वो अनुबंधित हो जाएगी और ये समझ जाएगी कि जैसे ही वो ट्यून बजेगी, इसका मतलब है कि लट गिरने वाला है, और वो पहले ही अपने पांव को उठा लेगी। तो कौन सा सिद्धांत हो गया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कोई डाउट नहीं है ना? आराम से लिख देंगे। लिखो तो, पहले तो उदाहरण लिखो, उदाहरण। लिखो लिखो, मनीष को, एक तो बड़ा उदाहरण लिखो, मनीष को नहीं, मनीष के पिताजी को, मनीष के पिताजी को है, हाँ एक मात्रा काटनी पड़ेगी। मनीष के पिताजी को जब गुस्सा आता है तो वे दरवाजा पीटते हैं। जब गुस्सा आता है तो वे दरवाजा पीटते हैं और मनीष डर जाता है। और मनीष को दरवाजा पीटते हैं और मनीष डर जाता है। हो गया? फिर लिखो, एक दिन, कंटिन्यू लिखना है ना। एक दिन, एक दिन, एक दिन पिताजी को गुस्सा आया नहीं, आया ही नहीं। एक दिन पिताजी को, पिताजी किसके? मनीष के हैं। एक दिन पिताजी को गुस्सा आया ही नहीं, आया ही नहीं, और वे दरवाजा पीटने लग गए, और वे दरवाजा पीटने लग गए। फिर भी मनीष डर गया, फिर भी मनीष डर गया, फिर भी मनीष
डर गया। डर गया क्या? बस एग्जाम्पल हो गया पूरा। अगला एग्जाम्पल लिखो। हाँ ये लिखना है। हाँ अगले एग्जाम्पल लिखो। बीजुके को देखकर पशु का भाग जाना, ये सारे उतार लो। बीजुके को देखकर पशु का भाग जाना, हाबू के कहने पर बच्चे का डरना, हाबू के कहने पर बच्चे का डरना, हाबू, हाबू HABU, हाबू, H ही लिखना है, B नहीं लिखना है। हाबू के कहने पर बच्चे का डरना। लिख लिया ना? अगला लिखो। अगला लिखना है स्मृति ऑब्लिक स्मारक चिन्ह का कार्य करना। स्मृति ऑब्लिक स्मृति मेमोरी, स्मृति ऑब्लिक स्मारक चिन्ह का कार्य करना। स्मृति ऑब्लिक स्मारक चिन्ह का कार्य करना। अगला लिखो। जानवरों को सर्कस में, जानवरों को सर्कस में करतब दिखाने के लिए तैयार करना। जानवरों को सर्कस में करतब दिखाने के लिए तैयार करना। अच्छा आपको मनोवैज्ञानिकों के मजे बताऊं सवाल कैसे कैसे पूछते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने एक सवाल पूछा, सीधा सीधा सवाल पूछा, कोई मुश्किल नहीं था उसमें, कि एक शिक्षक अपने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, सुन रहे हैं क्या? एक शिक्षक अपने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर उन्हीं कपड़ों की जोड़ी को पहन के जाता है जो उसने विवाह के अवसर पर पहनी थी, मतलब स्कूल जाते वक्त। किस सिद्धांत का उदाहरण है? एक शिक्षक अपने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर जो उसने विवाह के अवसर पर कपड़े पहने थे वही पहन के स्कूल जाता है। अब समझना पड़ेगा अपने को, समझा के थोड़ी देगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस दिन उसका विवाह हो रहा था, जिस दिन उस शिक्षक का विवाह हो रहा था, वो जो उसने यूनिफॉर्म पहनी थी, वो यूनिफॉर्म पहन के विवाह के दिन वो खींच के से कलड़ा हो रहा था ना, है? और उसको अलग ही फीलिंग आ रही थी कि नहीं आ रही थी? वो इसलिए आ रही थी क्योंकि वो उद्दीपक क्या था? स्वाभाविक था। उद्दीपक कैसा था? स्वाभाविक। आगे आगे वो घूम रहा था, पीछे पीछे उद्दीपक घूम रहा था, तो वो आराम से खींच के चल रहा था। स्वाभाविक उद्दीपक था भाई, दुनिया देख रही थी, तोरण मार रहा था राजा की तरह, राजकुमार की तरह, उसको लग रहा था बस मैं ही हूं, मैं हूं और कोई नहीं है ना, यही। अच्छा अब देखिए, आप सोच के देखिए, 5 साल 10 साल 7 साल बाद में वो जब वैवाहिक वर्षगांठ एनिवर्सरी होती है, उस दिन उसी यूनिफॉर्म को पहन के स्कूल में जाता है, और स्कूल में उस दिन उसी तरीके से यूं खींच के चलता है। फीलिंग तो वही आ रही है ना? उद्दीपक नहीं है ना? अरे विवाह तो नहीं है ना आज, उद्दीपक कैसा है? अस्वाभाविक। इसका मतलब कौन सा सिद्धांत हो गया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ध्यान दे जाएगा, बहुत समझना है आपको। वहां पर वो सिद्धांत देना तो उसको बहुत गजब तरीके से समझना है, वहां पर जो उदाहरण दे। अब वो इसे उल्टा सीधा ही लाएगा। अब आपको क्या लगता है डायरेक्ट तो ले आएगा जैसे हमने बताए हैं, और कोई ना कोई वो नया सोचेगा, लेकिन कहां से सोचेगा, कितना सोचेगा वो ना। हमने हर प्रकार के उदाहरण लिख लिए हैं, 2-3 प्रकार के, तो उनसे कोई ना कोई मामला सेट हो जाएगा। अब ये नहीं कि वहां मनीष की जगह मुकेश दे दे रहा आपको कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं, ये तो ध्यान रखना है आपको, ये तो दिया जा सकता है। हो गया?
अच्छा, इस सिद्धांत का एक दूसरा प्रयोग और हुआ। अब उसको अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक से कोई लेना देना नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब इस सिद्धांत का एक दूसरा और प्रयोग हुआ। पावलोव की तरह नहीं था वो थोड़ा सा अलग था, इसलिए उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है, उसको हम अलग से समझते हैं। ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ना, इसका एक दूसरा प्रयोग किया था वाटसन ने। किसने किया था? वाटसन ने। और वाटसन का एक बेटा था जिसका नाम था अल्बर्ट, छोटा सा बच्चा था। उस अल्बर्ट पर खरगोश के साथ किया था। अल्बर्ट पर किसके साथ किया? खरगोश के साथ। अच्छा, अल्बर्ट पर इसने खरगोश के साथ किया था। जो पावलोव कर रहा था ना, वो अनुकूलित अनुक्रिया ही था, और ये भी, इस वाला भी क्या हो जाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया। लेकिन उसका थोड़ा मुश्किल था, इसका थोड़ा आसान था। इसका आसान ये था कि वॉटसन ने इस अल्बर्ट को एक सफेद खरगोश लाके दिया। अल्बर्ट छोटा सा था। अल्बर्ट उस खरगोश के पास गया और जाके जैसे ही उसको हाथ लगाया, वो खरगोश तेज आवाज के साथ चिल्लाया और दौड़ा। अल्बर्ट डर गया। अल्बर्ट डर के आके अपनी माँ की गोद में बैठ गया रोता हुआ। धीरे 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 जब वो खरगोश उनके घर में ही रहा, तो धीरे धीरे वो उसके पास जाने लगा और पास जाके हाथ लगाता। अब की बार रोता नहीं, थोड़ा दौड़ के आ जाता। फिर धीरे 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 स्थिति ये हो गई कि अब जाके हाथ लगा रहा है, खरगोश भी नहीं दौड़ रहा है, खरगोश भी नहीं चिल्ला रहा है। एक स्थिति ऐसी हो गई कि वॉटसन जब पढ़ा पढ़ू के अपने घर पहुंचा, तो देखा कि अल्बर्ट ने उस खरगोश को अपने गोद में ले रखा है और उसको सहला रहा है। अनुकूलित अनुक्रिया मतलब अपने आप को किसी परिस्थिति में डाल लेना, उसके अनुकूलित होकर अनुक्रियाएं करना। बस यही अपने नहीं होता, जैसे घर में बच्चा होता है, छोटे बच्चे, कुत्ता का मान लो पिल्ला लाके दिया उसको, तो वो पहले दिन तो उस पिल्ले से डरेगा। धीरे 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 धीरे, वो अलग बात है कि अपने वाले बच्चे तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि एक स्थिति ऐसी आती, कुत्ते के पिल्ले से डरते हैं कि छोटे बच्चे? नहीं डरते हैं। छोटा सा बच्चा है, कुत्ते का पिल्ला लाके दिया उसको, डरेंगे? अरे वो उधर वाले डरते हैं, वो अमेरिका वाले, रूस वाले, जापान वाले, अपने वाले बच्चे नहीं। फिर भी वो बच्चा एक दो दिन मान लीजिए डर भी रहा है, अरे सुनो रे, तो एक दिन आपने देखा कि आप जब घर पहुंचते हैं ना, तो आपके बच्चे ने वो जो कुत्ता है ना, उस कुत्ते की पूंछ को यूं पकड़ रखा है और यूं चल रहा है कुत्ता पीछे पीछे, कोई 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 मचा रखी है उसने। अनुकूलित हो गया कि नहीं हो गया? अब नहीं डर रहा है वो, अब वो बच्चा उससे नहीं डर रहा है। अरे सीधा सा उदाहरण होता है, सीधा सा क्या होता है? उदाहरण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीधा उदाहरण होता है, मान लो, उसके बिना तो समझ में आएगा नहीं आपको। मान लो ये भैं है, क्या है? भैं। आपके घर में ये क्या है? भैं। आराम से आप भैं चरा रहे हो, ठीक है? अच्छा, थोड़े दिनों बाद आपने एक गाय खरीदी। क्या खरीदी? गाय। गाय खरीदी, गाय को लाके आपने घर पे उतारा, लैंडिंग करवाई। अब जैसे अरे जैसे ही लाके उतारा, अब मुझे एक बात बताओ, वो दोनों एक ही अड़ाव में चल रही है ना? अड़ाव मतलब एक ही स्थान जहां चलेगी। धीरे 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 दोनों यही होगा पहली बार में। फिर धीरे 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 नजदीक, फिर धीरे धीरे, फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि दोनों एक साथ चरेगी। और थोड़े दिनों बाद तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यदि उनमें से एक को यदि कहीं ले जाया गया, तो दूसरी उसके लिए विलाप भी करेगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि दोनों ने क्या कर लिया है? अनुकूलन कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलन कर लिया है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसका एक उदाहरण पूछा गया, अभी तक एक ही उदाहरण पूछा गया इसका, और वो पूछा गया पहले वाले टेट में, राजस्थान में। पहला टेट हुआ था ना 2010-11 वाला, उस टेट में पूछा गया। पहले वाले टेट में एक सवाल पूछा गया था कि एक बिजली चमकी, बालक डरा, पुनः बिजली चमकी, बालक पुनः डरा, फिर बीच में डॉट डॉट दे दिया गया। इसका मतलब बिजली 15, 20, 50 बार चमक चुकी है।
फिर लास्ट में कहा पुनः बिजली चमकी, बालक उसके साथ उछल कूद करने लगा। भाई पहली बार बिजली चमकी होगी तेज गर्जना के साथ, बालक डर के घर के अंदर आ गया होगा। जब वो कार्य लगातार होता रहा तो वो एक बार देखता रहा, उसके बाद तो उस बच्चे को बड़ा आनंद आने लगा, और वो जैसे बिजली चमक रही है उसके साथ में वो उछल कूद कर रहा है। किस सिद्धांत का उदाहरण है? अनुकूलित अनुक्रिया। अभी तक ये नहीं पूछा गया किसके अनुसार है, अभी तक उसमें भी ऑप्शन में अनुकूलित अनुक्रिया ही था, ध्यान रह जाएगा। तो अभी एग्जामिनर आगे नहीं बढ़ा, फिर भी आगे बढ़ जाए तो आप समझ जाना, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, एक किसके अनुसार है, पावलोव के अनुसार, और एक किसके अनुसार है, वॉटसन के अनुसार। तो अब नीचे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग वाटसन ने इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट पर खरगोश के साथ किया, अपने बेटे अल्बर्ट पर खरगोश के साथ किया। अपने बेटे अल्बर्ट पर खरगोश के साथ किया। अब इसका भी उदाहरण लिखो, इस नोट का उदाहरण लिख रहे हैं, है ना। लिखो, बिजली चमकी, बिजली चमकी, बिजली चमकी, बालक डरा, बिजली चमकी, बालक डरा। कोमा लगा के लिखो, पुनः बिजली चमकी, कोमा तो पहले भी लगानी है, पुनः बिजली चमकी, हाँ, बालक पुनः डरा, बालक पुनः डरा। अब लगाओ खालिस्तान, इसका मतलब है बिजली 51 बार चमक गई है बीच में ना। फिर आगे लिख लो, पुनः बिजली चमकी, बालक उछलने कूदने लगा। बालक उछलने कूदने लगा। हो गया क्या? हो गया। अब हेडिंग लगाओ, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। आपने इतने उदाहरण देख लिए, इतना प्रयोग कर लिया, अब इसका वहां जाके कैसे प्रयोग करेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे कैसे इसके द्वारा, ये क्या कहता है, शैक्षिक महत्व कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा बताओ तो मुझे, यह सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है, एक समझ के सीखने पर है, कैसे है? कितने लोग मानते हैं कि यह सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है, पेश ये अधिगम है? कितने मानते हैं कि यह समझ के सीखने पर आधारित है? बहुत बढ़िया। पावलोव ने कुत्ते को जाकर कहा था कि बेटा घंटी का मतलब भोजन दूंगा, है? बताओ देखें, पावलोव कुत्ते के पास जाकर उसको कहा था क्या कि देख घंटी का मतलब क्या होगा, भोजन आएगा, है? बिजली वाला समझ के नहीं है, करके सीखा है। समझ के होता तो एक बार में उसको बता देते कि देख ये है ना विज्ञान का ये नियम है, बिजली इसलिए चमकती है, वो नीचे नहीं आएगी, तू चिंता मत कर। कितना ही समझा तो बालक को डरेगा, तो डरेगा ही, वो तो अपने आप ही उसके अनुकूल होगा। अच्छा, गाय और भैंस को लाते ही पहले भैंस को साइड में उधर ही कह दो कि देख गाय अब यहीं रहेगी और मारती वारती नहीं है, तू चिंता मत करना। और गाय को चाहे कितना ही कह दो कि ये भैंस अपनी है, अपने पास ही रही है, कभी भी नहीं मारती है, तो आराम से इसके साथ रहना, क्या रह जाएगी क्या? कार्य तो करके अनुकूल तो कैसे होगी?
करके ही सीखा जाएगा। उस कार्य के अनुकूल कैसे होगा? करके। इसमें समझने वाली तो कहीं बात ही नहीं आ रही है। यदि समझते तो एक बार में ही समझ जाते, लेकिन छोटे बच्चे को निश्चित रूप से विज्ञान नहीं पढ़ा सकते। आप बिजली क्यों चमकती है उसका कारण नहीं बता सकते हैं, और वो कारण सुन के और उसके साथ उछलने कूदने नहीं लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये सिद्धांत किस पर आधारित है? करके सीखने पर। किस पर है? करके सीखने पर। अच्छा, करके सीखने पर तो किस प्रकार का है? पेशी है। और किस प्रकार का है? व्यवहारवादी। कोई डाउट है क्या आपको? व्यवहारवादी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? जैसे उस सिद्धांत में सर्वाधिक बल दिया गया था अभ्यास पर। किस पर दिया गया था? इस पर पुनरावृत्ति। किस पर दिया गया है? अभ्यास को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज। या फिर बोलते हैं प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। पुनरावृत्ति को बोलते हैं रिपीटेशन। क्या बोलते हैं? रिपीट करना। क्या अभ्यास और पुनरावृत्ति में अंतर होता है क्या? अभ्यास और पुनरावृत्ति में अंतर होता है क्या? नहीं होता है। होता है। मैं बताऊं आपको, तो मैं सीधा स्कूल से जोड़कर बताऊंगा। आपने एक बच्चे को क्लास में उसकी स्लेट मंगवाई और उसको कहा कि बेटा ये क्या है? कैसे कबूतर। क्या है? कैसे कबूतर। बोले चुपचाप बैठ जा और अपनी पूरी स्लेट पर ऐसे शोध चिन्ह बना दे। वो बच्चा लगता है कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर। बोलो देखे। बना दिया? ऐसे ही पढ़ाना है आपको, बच्चे को इसी तरीके से पढ़ाना है। अब मुझे बताओ, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये, आपने बच्चे से स्लेट मंगवाई, उसके बीचों बीच लिखा कैसे कबूतर, और उस बच्चे को कहा कि बेटा तू बैठ, और बैठ के और इसके ऊपर घुमाए से कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर। अब सुनिए मेरी बात, ये अभ्यास है, ये पुनरावृत्ति है। ये क्या है? अभ्यास। और ये क्या है? पुनरावृत्ति। अभ्यास में दिमाग लगाने की जरूरत होती है, पुनरावृत्ति में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब इन दोनों सिद्धांतों में से बेहतर सिद्धांत कौन सा है? थोंडाई का, अभ्यास का। थोंडाई का एक नहीं है। थोंडाई के सिद्धांत में आप याद करके देखो, बिल्ली अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रही है और उनमें से सही क्रिया का चयन कर रही है। यहां बालक अलग अलग प्रकार के कह बना रहा है, लेकिन उनमें से जो सही होगा ना उसको टीचर कहेगा बेटा ये सही है। समझ पा रहे हैं ना? बहु प्रतिक्रिया हो रही है। यहां पर कुत्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, कुत्ता किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, केवल एक ही प्रकार की क्रिया हो रही है, घंटी बजाओ भोजन दो, घंटी बजाओ भोजन दो। ये रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेशन। आप सोच के देखें, हमने थोंडाई के हिसाब से भी पढ़ा है और हमने पावलोव के हिसाब से भी पढ़ा है। थोंडाई के हिसाब से टीचर ने इस तरह से अपने को बनाकर दिया होगा और कहा होगा बेटा इसको बनाना सीख, और पावलोव के अनुसार इस तरह। अच्छा, शाम को जब छुट्टी होती थी ना क्लास की, स्कूल की, उसे 2 क्लास पहले ही, छोटी छोटी जब पढ़ते थे ना, पहली दूसरी तीसरी में, सारी क्लासों को इकट्ठा कर दिया जाता था एक जगह, और इकट्ठा करके 2 लड़के सामने खड़े हो जाते थे। 2 लड़के सामने खड़े होते थे और फिर बोलते थे, बोलो कैसे कबूतर, कैसे, बोलते थे ना। रिपीटेशन था। क्या था? रिपीटेशन। अरे रुक जा, रिपीटेशन था। क्या था? किससे सिखवा रहा था? पावलोव से। किससे? पावलोव से। समझ गए क्या मेरी बात को? दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट अभ्यास होता है, पुनरावृत्ति होता है? अभ्यास होता है। देखो, थोंडाइक अभ्यास पे बल दे रहा है, तो ये किस पे बल दे रहा है? पुनरावृत्ति पे बल दे रहा है। ध्यान रह जाएगा। जब पुनरावृत्ति पे बल दे रहा है तो मुझे बताओ, बालक को कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा, इस तरह का सीखना बालक के लिए एक यंत्रीकरण, एक मशीनीकरण की तरह हो गया है। उसमें दिमाग नहीं लगा रहा है तो किस तरह से सीख रहा है? मशीनीकरण से। अतः इस सिद्धांत का एक दोष भी है, ये बच्चे को यांत्रिक तरीके से सिखाने पर बल देता है। मतलब ये बच्चे को क्या मान रहा है? मशीन मान रहा है।
बार बार घुमाते रहो, रिपीट करते हो। इसके अनुसार इसको लगता है कि बच्चे में दिमाग है ही नहीं, मस्तिष्क तो है ही नहीं, इसके बिना ही सीख रहा है, तो यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आदतों का विकास करने में सहयोगी एक नहीं है? किसका? अच्छा आदत का निर्माण किया जा सकता है ना इसके द्वारा। एक ही कार्य को यदि बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन करवाया जाएगा तो वो आदत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? फिर उस आदत में अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। और आदत पुनरावृत्ति से निर्मित होती है, सेम कार्य होता है, कोई चेंजेज नहीं होता है। फिर इसके बाद मुझे एक बात बताइए, मान लो बालकों को ताजमहल पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? ताजमहल। तो आप बच्चों को उठा के ताजमहल ले जाएंगे आगरा, और ले जाके वहां पर कहेंगे कि देखो बेटा ये ऐसे बना हुआ है, 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 पूरी विशेषताएं बताती, बच्चों को याद होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या उससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है क्या? याद होगा ना। लेकिन सब बच्चों को ताजमहल तक ले जाना संभव तो नहीं है ना। तो आपने एक ताजमहल का मॉडल बनाया, क्या बनाया? मॉडल। और लाके स्कूल में लगा लिया, क्लास में, और क्लास में लगा के उन बच्चों को कहा कि देखो बेटा ये ऐसा ताजमहल है, ये चीजें, ये चीजें, बताओ बच्चों को याद होगी कि नहीं होगी? उद्दीपक स्वाभाविक है क्या? नहीं है ना, अस्वाभाविक है ना। फिर भी बच्चे ने क्रिया तो वही की है ना, मतलब याद वहां जाके करता वही तो यहाँ याद कर लिया कि नहीं कर लिया? इसका मतलब जो कार्य स्वाभाविक उद्दीपक से होना है वही किससे कर दिया है? अस्वाभाविक उद्दीपक से। हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितनी भी हम लोग ऑडियो विजुअली दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हैं ना, वो इसी सिद्धांत की देन है। यही सिद्धांत कहता है कि बालकों को स्वाभाविक उद्दीपक की जगह किससे सिखाओ? अस्वाभाविक उद्दीपक से सिखाओ। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? ये पावलो, ये अनुबंधन है। ये क्या है? अनुबंधन। अनुबंधन स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? ये उद्दीपक स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? अब आपको अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति इतनी बार क्रिया दोहरा दी गई, इतनी बार पुनरावृत्ति, दिमाग थोड़ी लगाना पड़ा है, केवल क्या करते जा रहे हैं? पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं। और पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पुनरावृत्ति की बात है, इसका मतलब पावलोव का सिद्धांत है। ध्यान रह जाएगा। अच्छा फिर मुझे ये बताओ, ये सिद्धांत छोटी क्लासों के लिए ज्यादा उपयोगी है, बड़ी क्लासों के लिए ज्यादा उपयोगी? छोटी के लिए एक नहीं है भाई, बड़ी क्लासे वाले बालक बोर नहीं हो जाएंगे क्या इससे? वो तो आप थे जो पता नहीं बोर क्यों नहीं हुए, बाकी तो पावलोव थॉर्नडाइक से हर कोई बोर हो जाएगा, बोले रोज रोज ये क्या लगा रखा है। लेकिन आपने क्या कि अपने दिमाग के पट यहीं आके खोले हैं, पहले ज्यादा कुछ पढ़ा वड़ा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि अभी शुरू हुई है पढ़ाई। तो मुझे एक बात बताओ, ये छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है ना? अच्छा छोटी कक्षाओं के लिए तो कौन से प्रकार के बालकों के लिए है? मंद बुद्धि, है ना? कौन से बालकों के लिए है? मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। अच्छा इसके बाद बताओ, केवल हम लोग पावलोव पर चलते हैं, थोड़ा सा वॉटसन पर भी तो चले। वॉटसन कहता है कि ये बालक, ये जो सिद्धांत है ना, ये बालकों में प्रेम का विकास करने में सहायक है। किसका विकास? है कि नहीं है? अच्छा बालक को बिजली के प्रति क्या हुआ है? प्रेम हो गया ना उसकी क्रिया के प्रति। अच्छा प्रेम का विकास करने में, अब इन वाटसन को कौन समझाए कि आजकल हम दुखी भी इसी चीज से हैं, बालक ज्यादा कर रहे हैं, हमें प्रेम का विकास नहीं करवाना है। हैं? छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे, अरे हम कुछ नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं हुआ करते थे उनके सामने। छोटे तीसरी क्लास का, 5वीं क्लास का, 7वीं क्लास का बच्चा, और प्रेम करते नहीं है, लेटर लिखते हैं। स्कूल में संकट ये होता है हमारे सामने, कोई ना कोई बता देता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो एक बच्चे ने लेटर लिखा किसी लड़की के लिए, या किसी लड़की ने लिखा किसी लड़के के लिए, कौन सी क्लास का? 5वीं क्लास का। और लेटर मिल गया किसी दूसरे को मिल गया, वो आया सीधा दौड़ा वाजय सर, हाँ बेटा क्या हुआ? सर ये मुझे उसके बैग में मिला है। मैंने कहा ला बेटा मुझे दे दे। आ जाओ, उसमें पढ़े तो क्या लिखा हुआ? क्या कोई विशेष नहीं, बच्चा कितना लिख सकता है? लिखा हुआ, तू मेरे से बात क्यों नहीं करती है? मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। अरे ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये वर्तमान जमाने की हकीकत है। और हर 5-7 दिन 10 दिन बाद में हमारे सामने एक घटना निश्चित रूप से आती है ऐसी,
हर 5-7 दिन 10 दिन बाद में एक घटना निश्चित। और बाकी देखो बड़े वाले बच्चों को तो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल के बच्चों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। हालांकि इतना जल्दी मैं इग्नोर करता तो नहीं हूं, मैं तो उल्टा लटका के ढंग से पीटता हूं, लेकिन वो कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि अपने को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि यदि थोड़ा सा कुछ बच्चे को कह दिया जाए तो घर जाके पंखे से लटकता है, क्योंकि उसके लिए वो मायना नहीं है, उसके लिए तो वो मायना है क्योंकि उसने तो केवल एक गीत सुन रखा है कि यदि तेरे मेरे प्यार के बीच में आया तो, हाँ बस। अब मतलब बीच में हम आ गए ना, बच्चा समझता नहीं है क्योंकि वो उस टाइम इमोशनल एज होती है। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख के लाते हैं, क्या क्या नहीं लिखते हैं। मैंने कहा रे छोरो क्या कर रहे हो, लेकिन अब उनको वापस थोड़ी कहा जा सकता है जाके कि तूने ऐसे कैसे लिखा, तूने ऐसे कैसे कहा, फिर उन बातों को इग्नोर ही करना होता है। कोई बात नहीं बेटा, कल से मत लिखना, ऐसी प्रार्थना कल से नहीं लिखेगा तुम। बोले नहीं लिखूंगा मैं कभी। नहीं सर। बोले फिर उनको पूछते हैं बेटा तूने खुद ने लिखी, बोले नहीं सर मैंने नहीं लिखी, इसने बताई थी। अच्छा कोई बात नहीं, इसने बताया। वो कह रहा मैंने कब बताई, कब बताई मैंने कब बताई। अरे तूने नहीं बताई यार। प्रेम का विकास करने में सहायक है, भय संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक है। भय संबंधी मतलब डर संबंधी रोग होते हैं ना, बताओ बिजली चमकने से डर लगा कि नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वो रोग दूर हो गया कि नहीं हो गया। तो बालकों में ऐसे रोगों को निवारण करने में क्या होता है, ये सहायक होता है। ध्यान रह जाएगा। लिखो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस लिखा है, नंबर 1 लिखो। यह सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। क्या हेडिंग क्या है, हेडिंग मैंने लिखवाई थी ना आपको। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक महत्व, महत्व लिख लो रे। उस जमाने में 1-2 लेटर दे दिए होते तो आज ये दिन थोड़ी देखने पड़ते आपको। अरे अरे मतलब ढंग से पिट पाट के आते, ढंग से समझदार आते। लिखो ये सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है, ये सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। दूसरा लिखो। अब व्यवहारवादी नहीं लिखवाना होगा मुझे, है ना, समझ गए आप। करके सीखने का मतलब पेशियर व्यवहारवादी है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही समझ गए है ना। नेक्स्ट लिखो ये पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। पुनरावृत्ति कोष्टक में लिखना रिपीटेशन, ये पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है, ये पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है, समझ गए। अंग्रेजी लिख ले बाढ़ ले, अरे आएगी वहां अंग्रेजी, बिना कहीं लिख लिया करो। मैं जो शब्द लिखता हूं वो इंग्लिश ही मान्य होगी। नेक्स्ट लिखो ये बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखा रहा है, ये बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने पर बल देता है, ये बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने पर बल देता है। लिख लिया क्या। नेक्स्ट लिखो
नेक्स्ट लिखो, ये आदतों का निर्माण करने में सहायक है। ये आदतों का निर्माण करने में सहायक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग, दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना इसी सिद्धांत की देन है। करना इसी सिद्धांत की देन है। नेक्स्ट लिखो, ये छोटी कक्षा व ये छोटी कक्षा व मंद बुद्धि बालकों, ये छोटी कक्षा व मंद बुद्धि बालकों हेतु अधिक उपयोगी है। छोटी कक्षा व मंद बुद्धि बालकों हेतु अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट लिखो, ये बालकों में प्रेम का विकास करने, ये बालकों में प्रेम का विकास करने एवं ये बालकों में प्रेम का विकास करने एवं भय संबंधी रोगों एवं भय संबंधी रोगों, रोग होता है ना, डिजीज, एवं भय संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक है। चलो, रीट की एग्जाम डेट आ गई है पात्रता की, 27 फरवरी को होगी। हैं? अब कोचिंग बंद? प्री करनी है तो साई को नहीं पढ़नी है क्या? पूरी कर दूं? मतलब थोड़ा टाइम बढ़ा दूं? बढ़ा दूं ना? अरे मुझे एक बात बताओ, एक बात सुनो मेरी बात, जब आपके सब्जेक्ट ही एक ही बचा है और बचे हुए हैं, अरे लेकिन मेरी बात सुनो, सवाल आते हैं 30 प्री में, किसके? साइकोलॉजी के। तुम कभी एक साथ सहमत नहीं हो पाओगे। तुम्हारा डोल यही है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, संस्थान जैसा करेगा वैसा चुपचाप। देखो, सिलेक्शन लेने के लिए हर चॉइस नहीं रखी जाती है, हर विकल्प नहीं होता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए घुटने टेक कर घुटने रगड़ने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है।
अपनी मर्जी मर्जी से नहीं हो जाएगा कि 1 घंटे पढ़ते रहे दिन में, मस्ती 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 में मस्ती होती है। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब पड़ेगी। ग्रेड फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड पेपर पढ़ रहे होते, क्या करते तुम, क्या करते तुम? ग्रेड फर्स्ट का सेकंड पेपर पढ़ रहे होते, उसमें पूरा एक ही सब्जेक्ट है, 150 सवाल आते हैं। क्या करते हैं? ये कहते हैं कि नहीं हिस्ट्री मत पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ आबादी, नहीं पॉलिटिकल पढ़ाओ आदि। तो सब्जेक्ट वाले जो पढ़ते हैं बच्चे, वो तो बेचारे पूरे 12-12 घंटे 13-13 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 12 घंटे क्यों, पूरी 1 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, करेगा क्या? इलाज क्या है उनके पास? ये सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें होती है कि मुझे एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, 2 नंबर समझ में नहीं, एक नहीं आ रहा ना मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। अब तुम तो सिर्फ पढ़ो। तुम किसके लिए आए हो हमारे पास? मेंस के लिए। किसके लिए आए हो? मेंस के लिए। हम आपको मेंस के तरीके से पढ़ाएंगे, समझ रहे हो? तुम कभी सहमत ही नहीं होते यार। वैकेंसी आने के बाद आदमी मोटिवेट नहीं होता, बोलो नहीं नहीं मत पढ़ाओ। वैकेंसी आने के बाद तो हाँ, सब थोड़ी बोल रहे हैं ये बात। कितने लोग ये कह रहे हैं कि भाई टाइम बढ़ा दो, कितने लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ाना है? ये लो बस बस के 500 उंगलियां बराबर नहीं होती है, हैं? हाँ क्लियर है तो सही बात है। अच्छा ही सोच रहे हैं, कंपटीशन में यही होता है, जिनकी क्लियर है ना वो, जिनके क्लियर नहीं है ना उनको डिमोटिवेट करो भयंकर। यही होता है कंपटीशन में, टांग खींचो, पीछे रखो और खुद आगे बढ़ो, यही तरीका होता है कंपटीशन में। अब लिख लो, तुम लिख लो, हम अपने आप कर लेंगे। तुम कोई फैसला नहीं ले सकते, तुम निर्णय, तुम एक सवाल पर हाथ खड़ा तो नहीं कर सकते, तुक्का तो नहीं लगा सकते। तुम क्या डिसीजन लोगे? हैं? क्या तुक्का लगाते हैं? हाँ आगे लिखो। निवारण करने में, दूर करने में सहायक है। बस हो गया तो सिद्धांत पूरा। अब एक सवाल आया मेरे पास, किसने दिया ये सवाल? किसने दिया है? दिखाओ देखे मुझे। बेटा हम जब बाल विकास पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं ना। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जो बाल विकास पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल बाल विकास का रह गया, अधिगम का नहीं है। आंसर कैसे बता दो यार, मैं ऐसे नहीं बताता हूं। आंसर तो इसका किताब में भी लिखा हुआ है। किताब में क्या है? नहीं नहीं किताब में इसका आंसर लिखा हुआ है। नहीं है किताब में आंसर ही नहीं है इसका। यार किताब में आंसर ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे लंबी चौड़ी प्रक्रिया है भाई, मैं जब बताऊंगा ना तो पूरा बता दूंगा कंप्लीट, समझ रहे हैं? बाल विकास का सवाल है। बाल विकास के एक नियम, एकीकृत, एक सामान्य से विशिष्ट और एक प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तीनों को मिलाकर एक सवाल दिया गया है। लिखो लिखो, लिख लिया? थोड़ी देर तुम बातें कर लो, कैसे मैनेजमेंट करोगे? 27 फरवरी को तुम्हारे एग्जाम है तो कैसे कर पाओगे? आज ही घर जाओगे एक, आज ही ले पड़ेंगे एक। हो इतनी वैकेंसियां कैसे होगी भाई? सेकंड ग्रेड आ गई, फर्स्ट ग्रेड आ गई, रीट आ गई। थोड़े और चिल्लाओ, थोड़े और चिल्लाओ। ये लो चिल्लाओ। तो मेरे माथा नहीं है क्या? खराब नहीं होता कि मुझे पागल थोड़ी होके जाना है। थोड़ी हताई करो, थोड़ी हताई करो। नहीं नहीं थोड़ी हताई करो तुम। नहीं नहीं कर रहा है ना, थोड़ी थोड़ी हताई करो। जब तक बिल्कुल कीप एंड साइलेंट नहीं होगा
जब तक तुम अथाई करते रहो, जब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। आगे तुम, तुम्हारी औकात पर हो गए तुम चुप, तो तुम पहले ही आ जाते। हाँ सुनो, अब ये जो सिद्धांत है ना पावलोव का, पावलोव के अनुसार मैंने सारी बातें आपको समझा दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता नहीं है किसी स्टूडेंट को होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपको समस्या नहीं है ना, तो ये पूरे राजस्थान को भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हमने ही पढ़ा है इसको, सब ने पढ़ रखा है, पूरे राजस्थान ने पढ़ रखा है, इसलिए यहां से आजकल एग्जामिनर सवाल ही नहीं देता है। इससे आगे बढ़ता है, इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत से थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के सवाल दिए जाते हैं, मतलब इसकी शब्दावलियों से दिए जाते हैं। जैसे पिछली बार यह सवाल दिया गया कि एक बालक को मेले में ले जाया गया और उसको एक गुब्बारा दिलवा दिया गया, बालक के हाथ में गुब्बारा तेज आवाज के साथ फटा और बालक रोने लग गया। अब बालक दूसरी दुकान पर गुब्बारा देखकर ही रोने लग जाता है। एक तो ये आया। दूसरा एक सीधा सीधा आया कि एक बालक ने गुलाब का फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसे कांटा चुभ गया और बालक रोने लग गया। अब बालक घर में गुलाब जैसी कोई भी लाल वस्तु को देखकर रोने लग जाता है। निम्न में से क्या है? यही है? ऑप्शन में नहीं था ये। ऑप्शन क्या थे मैं बताऊं? ऑप्शन थे उसमें, एक ऑप्शन तो था विलोप, एक ऑप्शन था उद्दीपक सामान्यीकरण, एक ऑप्शन था उद्दीपक विभेदीकरण, एक ऑप्शन था स्वतः प्राप्ति, या इसको पुनः प्राप्ति भी लिखा जा सकता है, पुनः प्राप्ति, और एक ऑप्शन था समय कारक। ये 5 ऑप्शन थे। खड़ा करो, देखो ऑप्शन ए पर हाथ खड़ा करो। गुलाब वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, दोबारा पूछूं? हाँ हाँ चलो दोबारा पूछता हूं। एक बालक गुलाब का फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे कांटा चुभ जाता है, बालक रोने लग जाता है। अब बालक घर में पड़ी गुलाब जैसी किसी भी लाल वस्तु को देखकर रोने लग जाता है। निम्न में से क्या है? हम तो अनुकूलित अनुक्रिया रट के गए थे, समझ के भी गए थे, पूरा राजस्थान समझ के आया, फिर अगले ने आगे से पूछ लिया। ले ये बताओ, ऑप्शन दे दिया नहीं? हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कोई नहीं है, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बहुत गजब, ऑप्शन डी, ई। अब सुनिए मेरी बात है ना, 5 शब्दावली समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा ना। ये जो प्रमुख शब्दावली है ना, इनके बारे में समझना जरूरी है। विलोप का मतलब क्या होता है? विलोप का मतलब खत्म होना, समाप्त होना। विलोप का मतलब यही होता है, विलोप हो जाना किसी चीज का। ये विलोप की अब ये बता रही है कि यदि आप लोग लगातार अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत करेंगे, यदि अनुबंधित उद्दीपक मतलब घंटी, यही समझना पड़ेगा, वहां घंटी वंटी नहीं लिखा हुआ आएगा। यदि आप लगातार अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत करेंगे तो अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है। यदि कुत्ते के सामने आपने घंटी बजाई, भोजन दिया नहीं, अनुबंधन तो स्थापित हो गया था, एक बार लार देने लग गया था घंटी से, लेकिन लगातार 5-7 टाइम 10 टाइम लगातार घंटी बजा रहे, भोजन दे ही नहीं रहे, घंटी बजा रहे, भोजन दे नहीं रहे। कुत्ते ने 5-7 बार तो लार दी, उसके बाद कहा क्यों दिमाग खराब कर रहा है पावलो, समझ में नहीं आ रहा तुझे, क्यों लार दूं मैं? उसने लार देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। बताओ अनुबंधन वापस खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रक्रिया को बोलते हैं विलोप। क्या बोलते हैं? विलोप बोलते हैं। क्या बोल दिया? विलोप। अच्छा, यदि आप वास्तविक उद्दीपक है उस जैसा यदि मिलता जुलता उद्दीपक भी प्रस्तुत करेंगे ना, तो भी वही क्रिया होगी जो क्रिया वास्तविक उद्दीपक के साथ हो रही थी। स्वाभाविक उद्दीपक नहीं बोल रहा हूं मैं यहां, वास्तविक उद्दीपक। जैसे कुत्ता घंटी से लार दे रहा है ना, आपने घंटी की जगह बीप की आवाज बजाई और कुत्ते ने लार दे दी, क्योंकि कुत्ता जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाया, कुत्ता जल्दी जल्दी से मैं नहीं समझ पाया। उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है।
मतलब सामान्य उद्दीपकों को एक ही मान लेना, सभी उद्दीपकों को क्या कर लेना, एक ही मान लेना। आप सोच के देखिए, वो जो भें थी, उस भें ने जब आपने वो प्रतिकृति उसको उसके बच्चे की दिखाई, तो उसने क्रिया की कि नहीं की? दूध दे दिया कि नहीं दे दिया उसने? इसका मतलब मिलता जुलता उद्दीपक प्रस्तुत किया है ना, भैंस समझ नहीं पाई है ना, इसका मतलब है उद्दीपक सामान्यकरण। लेकिन यदि लगातार वही वो उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे आप, तो 5-4 दिन बाद में भैंस समझ जाएगी, बोले ये वो नहीं है मेरा, यदि मेरा होता तो अब तक दौड़ के तो आता है कि नहीं है? बताओ, विलोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विलोप होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप सोच के देखिए, याद करके देखिए, हम लोग तो किसी कोई फंक्शन वक्शन में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो छोटा बच्चा होता है, वो खेल रहा होता है, खेलते खेलते कहीं साइड में चला जाता है, उसकी माँ कहीं काम में लग जाती है और बच्चा रोने लग जाता है। उसको जब माँ की याद आई तो रोने लगेगा। अब बच्चा रोने लग गया तो उसकी माँ उसके नजदीक है नहीं, इसलिए कोई एक दूसरी महिला आती है, उस जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, सामान्य से कपड़े एक जैसे ही पहने होते हैं, वो दूसरी महिला आके उसको जो गोद में उठाती है और कहती है क्या हो गया बेटे को, उतने में बेटा चुप चुप हो जाएगा। मतलब उद्दीपक क्या है? सामान्यकरण। मिलता जुलता उद्दीपक प्रस्तुत करना है, वैसा का वैसा मिलता जुलता उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद वही क्रिया कर देना। आपने फोन किया, सामने से आवाज आई हेलो, आपको लगा वही उद्दीपक है, आपने 2-4 बातें फेंक डाली उसके बाद सामने से आवाज पहचान पाए, तो फिर आपने कहा अच्छा मैं तो आपको नहीं कह रहा था, आप है क्या? हाँ, समझ गए? उद्दीपक सामान्यकरण है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है कि नहीं है? अच्छा, अब देखिएगा आप इससे आगे की प्रक्रिया में बढ़िए। अब इस प्रक्रिया में मुझे एक बात बताइए, एक बालक बगीचे में गुलाब का फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे कांटा चुभ जाता है और वो रोने लग जाता है। अब बालक घर में पड़ी गुलाब जैसी लाल वस्तु को देखकर भी रोने लग गया है। उद्दीपक क्या हो गया है? सामान्यकरण। उसको लग रहा है कि ये वही उद्दीपक है। समझ पा रहे हैं? उद्दीपक सामान्यकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया इसका। देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए आप लोग। अगली स्टेज में क्या होता है? अगली स्टेज में बच्चा मिलते जुलते उद्दीपक और वास्तविक उद्दीपक को अंतर करना सीख जाता है। जब अंतर करना सीख जाएगा, इसको बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उद्दीपक विभेदीकरण। क्या बोलते हैं? उद्दीपक। अब याद करके देखिए, आप वापस उन सारी चीजों पर जाइएगा आप। उद्दीपक विभेदीकरण, बच्चा थोड़ी देर 2 बार 4 बार 1-2 बार 3 बार देखेगा, तो वो घर में जो लाल वस्तु पड़ी होगी ना गुलाब जैसी, वो थोड़ी देर में वो पहचान जाएगा कि बोले वो तो गुलाब नहीं। इसका मतलब है कांटा नहीं चुभेगा, इसका मतलब वो रोना क्या करेगा? बंद करेगा। इसका मतलब अब उससे रोएगा नहीं। तो उद्दीपक विभेदीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अंतर स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, वो बहन ने भी थोड़े दिनों बाद समझ गई थी कि नहीं समझ गई? उद्दीपक सामान्यकरण भी हुआ था और उसके बाद उद्दीपक विभेदीकरण भी हुआ था। प्रक्रिया हुई थी कि नहीं हुई थी? अच्छा, इसके बाद फिर आगे गया तो आप लोग देखिए, उस बच्चे को उस महिला ने गोद उठाया था और वो उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका थोबड़ा देखा चुड़ैल का साग, उसको वापस रोने लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब उद्दीपक विभेदीकरण हो गया कि नहीं हो गया? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर में हमें भी तो बात आना, बोले ओ आप है क्या? मैं ध्यान में नहीं आया। उद्दीपक विभेदीकरण वाला स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि अनुबंधन की प्रक्रिया जब समाप्त हो गई, अनुबंधन स्थापित किया आपने, घंटी घंटी बजाई गई, घंटी के साथ बीच में एक बार बीप की आवाज दी थी, कुत्ते ने लार दे दी थी, उद्दीपक सामान्यकरण था। लेकिन जब लगातार ही बीप की आवाज दे रहे हो तो कुत्ता समझ गया, बोले क्या मजाक समझ रहा है क्या? मुझे समझता नहीं हो गया घंटी क्या है, बीप की आवाज क्या है? तो उद्दीपक विभेदीकरण हो गया। उसके बाद लगातार यदि घंटी 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 बजाई जाए तो कुत्ते ने लाड़ देना क्या कर दिया? बंद। आपने कुत्ते को मार्केट में छोड़ दिया। उसके बाद 6 महीने बाद कुत्ते को वापस पकड़ा, एक उसको पकड़ा ने एक दूसरे को पकड़ा, दोनों के परखने लगाई, दोनों के परखने लगाकर सेम प्रक्रिया दोहराई वापस। जो कुत्ता पहले से तैनात था ना, तैयार था, सीखा हुआ था, उसको तो 1-2 प्रक्रिया में ही समझ में आ गया कि घंटी के कारण भोजन आता है। उसने लाड़ देना शुरू कर दिया। उस वाले कुत्ते के लिए 700-800 प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो वापस अनुबंधन विलोप होने के बाद यदि अनुबंधन वापस प्रक्रिया दोहराई जाए तो पुनः प्राप्ति उसकी हो जाती है, रिट्राइव हो जाता है उसका। रिट्राइव करते हैं ना हम लोग, किसी चीज को डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन से नहीं हटाते हैं, उसको वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो उसके रिसाइकल बिन में ही थी वो, उसने परमानेंटली डिलीट नहीं किया था, तो वो क्या हो गई? पुनः प्राप्ति या स्वतः प्राप्ति होगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट में ये कहता है कि अनानुबंधित उद्दीपक नहीं, अनुबंधित उद्दीपक
और अनानुबंधित उद्दीपक के मध्य समय अंतराल निश्चित होना चाहिए। बताओ मुझे, अनानुबंधित, पहले तो मैंने नाम लिया अनुबंधित उद्दीपक, क्या है? घंटी। फिर मैंने नाम लिया अनानुबंधित उद्दीपक, भोजन। घंटी के बाद भोजन दिया जा रहा है ना, तभी तो अनुबंधन स्थापित हो रहा है ना। यह कह रहा है कि घंटी के बाद भोजन दे रहे हो तो उसके मध्य समय फिक्स होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं, आज घंटी बजाई और कल भोजन दे रहे हो तो लार देना शुरू नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने घंटी और भोजन दोनों साथ ही कर दिए हैं तो भी लार देना शुरू नहीं करेगा। इसका मतलब अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। मतलब यह कि समय क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित। अब जब समय निश्चित होगा तो अनुबंधन स्थापित होगा। ये कौन कह के गया? मैं, पाउलो। अब ये निश्चित समय का मतलब कितना समय होगा बताओ देखिए? 5 सेकंड का। और अनुमान लगा के 5 मिनट। देखो तुम अनुमान लगा पर नहीं पा रहे हो। 10-15 सेकंड, 5 सेकंड वे। और अच्छा, ये बताने से पहले पावलोव मर गया था, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। उसने हमें ये नहीं बताया कि वो समय कितने समय का होना, उसने कहा निश्चित समय होना चाहिए। मतलब कोई समय नहीं है ना, कोई समय नहीं। लेकिन आपने 5 सेकंड भी तो पढ़ा है ना, कहीं ना कहीं से पढ़ा है भाई। वही व्यक्तित्व के प्रकार वाली बात है। विजेश बाजिया के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, सेम वही कहानी है। यदि अब मैं आपको 10 सेकंड लिखा के चला जाऊं तो बताओ दूसरे वाले लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि अपने नोट्स में कितना लिखा हुआ है? है ना? हाँ, ऐसे ही करते हैं, क्योंकि बच्चों को नाम वाम से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हैं? क्या? नहीं नहीं, मैं प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुझे पता था इस बात का। नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के लिखा, आपको भी लिखाऊंगा। एक एक दो दो चीजें लिखाता रहता हूं मैं मेरी ओर से। है परिभाषा तो वैसे भी स्टूडेंट याद नहीं करता, उस पर लोड ही नहीं लेता। परिभाषा लिखवाने से कोई फायदा ही नहीं है। उसको पता है कि परिभाषा तो लिखनी, याद ही नहीं करनी है। स्टूडेंट लिख के ले जाता है, याद नहीं करता है। मैंने तो उनके डोल देखे तब मुझे वैसे पता लगा कि ये 3 प्रकार के लोग हैं उस क्लास में, तब मैंने 3 प्रकार बताए थे उनके। चलो देखो इधर ध्यान से, समय कार्य कितना होना चाहिए? निश्चित समय होना चाहिए। कितना होना चाहिए? निश्चित। अब देखिए, एक मुझे किताब मिली है अरुण कुमार सिंह की, जिस साइकोलॉजी को मैं मतलब प्राथमिकता देता हूं कि वो किताब ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। अरुण कुमार सिंह का नाम सुना है कभी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं और आप वर्तमान में साइकोलॉजी की हिंदी माध्यम की किताबें निकालते हैं, साथ में इंग्लिश के शब्द भी दिया करते हैं। तो उनकी किताबें चलती है अलग अलग, उनकी किताबों को प्रमाणिक माना जाता है। भाई आप लोग न्यायालय में या किसी बोर्ड में आरपीएससी में आप लोग लगाएंगे ना, तो उनको प्रमाणिकता का दर्जा दिया जाता है। उसमें जो चीज़ लिखी है ना वो ऑथेंटिक है। उसमें जो चीज़ लिखी है, किताबें आती है अलग अलग, अपने अभी नहीं लानी है ना, अपने लोड नहीं लेना है फालतू का। एक किताब आती है इतनी 900 पेज की, छोटी सी डायरी की टाइप, इतनी मोटी आती है, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से, लेकिन उसमें सारे टॉपिक नहीं है। उसके बाद उनकी 2 किताब और आती है, 600 पेज की है, वो थोड़ी सी बड़ी किताबें ऐसे। तो उन किताबों में एक का नाम है सामान्य मनोविज्ञान और एक का नाम है असामान्य मनोविज्ञान, नॉर्मल साइकोलॉजी, और एक का नाम है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल तो वो पढ़ते हैं जो क्लिनिकल वाले लोग होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक रोग है उनको दूर करने वाले जो डॉक्टर बनते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा डिटेल से चाहिए ना, तो एक किताब आती है उच्चतर मनोविज्ञान के नाम से, उन्हीं की किताब है उच्चतर मनोविज्ञान। वो लगभग 1900 पेज की है, इतनी बड़ी किताब है। उसमें पूरी की पूरी साइकोलॉजी जो सामान्य शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसके टॉपिकों को विस्तृत रूप में करके दे रखा है। तो ये प्रमाणिक चीजें हैं। इन प्रमाणिक चीजों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यार समय कितना होगा, लेकिन उसी की किताब में एक बात लिख दिया गया। इस प्रयोग को, इसको समर्थन दिया था हरगेन हान ने। किसने दिया था? हरगेन हान नामक एक मनोवैज्ञानिक था। उसने कहा था कि ये जो समय होता है ना, ये समय 5 सेकंड होना चाहिए। कितना? 0.5। विश्वास हो रहा है क्या आपको? आधी सेकंड का समय। कितना बताया? आधी सेकंड। हमने अरुण कुमार सिंह को चिट्ठी भेजी, हमने कहा यार 0.5 सेकंड हो सकता है क्या? समस्या हो सकती है नहीं यार?
सम 0.5 सेकंड हो सकता है क्या? क्या गलती से मिस प्रिंट तो नहीं हो गया है? मिस प्रिंट तो नहीं हो गया कहीं? ये 0.5 उस जीरो भी नहीं दे रखा है उसमें। उसमें क्या दे रखा है? 0.5 दे रखा है, 0.5 सेकंड। मैंने कहा ये पॉइंट गलती से तो नहीं छप गया कहीं 5 सेकंड हो? नहीं। फिर उन्होंने अगला रिवाइजन एडिशन निकाला ना, उस एडिशन में निकाला, कोष्टक में लिखा 500 मिली सेकेंड। क्या लिखा? 500 मिली सेकेंड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं कि नहीं होते हैं? 500 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है? आधा सेकंड। और आगे सेकंड लिख रखा है ना, मिनट विनट नहीं है, क्या है? सेकंड। तो यदि पूछे अपने का इसके अनुसार तो हम लोग कह सकते हैं 0.5 सेकंड होता है, इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसका एक पूरा उदाहरण बताता हूं एक साथ आपको। और सवाल कितना गजब का था, डीएसएसपी के पेपर में पूछा था। ये होते हैं ना जो केवीएस के ये पेपर होते हैं, इन पेपर में पूछा था, एक पेज में एक सवाल ही था पूरा। एक पेज में पूरा एक सवाल था, एक कहानी लिख रखी थी। फिर उस कहानी में 4 जगह अंडरलाइन कर रखा था। क्या कर रखी थी? अंडरलाइन। फिर नीचे 4 बातें लिख रखी थी, उनको मिलान करना था उस अंडरलाइन का। मतलब अंडरलाइन जैसे मान लो 4 जगह अंडरलाइन कर दी, इस जगह लिख रखा 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, ठीक है। और फिर यहां लिख रखा 1 2 3 4, और ये 4 ऊपर वाले ऑप्शन दे रखे, और कहा कि इनका सही मिलान कीजिए, और फिर नीचे कूट दे रखे। तो सवाल बनाया, समझ में नहीं है क्या किया है उसने, लेकिन बनाया उसने। लोगों को लगा यार इतना भारी सवाल कैसे होता है, भारी भरकम सवाल, बहुत गजब का था। सवाल था कि एक विद्यालय में एक गणित के शिक्षक से नहीं, एक विद्यालय में एक इतिहास के शिक्षक से बच्चे डरते हैं। कई स्कूलों में ऐसे शिक्षक होते हैं ना, जिनसे बच्चे यूं देख के नाम भी ले लेने यदि नींद में भी तो थर थराते हैं। होता है ना ऐसा अक्सर। आप भी डरे होंगे ना किसी न किसी से। सामान्य तो पीटीआई होगा, और जब नहीं, जरूरी नहीं है पीटीआई के अलावा दूसरा भी हो सकता है। पीटीआई के अलावा दूसरा भी हो सकता है। हाँ मैडम इतनी पीटती थी हैं? यही सिचुएशंस मैंने बना रखी है, लगभग क्या ठीक ठाक ही बना रखी है। आज भी उस गांव में आज भी यदि कोई बच्चा थोड़ी बदमाशी करता है ना गांव में बेटा बेटा, तो उसकी माँ यही कहती है मैं बाजिया जी को फोन कर रही हूँ। वो कहता नहीं बस इतने 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 बस, करना ही नहीं है फोन। इतना दिख रहा हूँ, इतना हूं नहीं मैं सामान्य। तो बच्चों में अनुशासन जरूरी है। आप में कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। आप में अब अनुशासन विकसित नहीं होगा, नहीं होगा आप में। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ ऐसा अनुशासन की। मैंने कभी बातें की आपके साथ कि अनुशासन होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप कैसे आ रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उन बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसिंग ढंग से, मतलब बहुत सारे नियम अपने जीवन के हैं कि भाई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। मिले तो मुझे मेरे पीटीआई से ही है। मेरा पीटीआई बहुत गजब का रहा हुआ है जब मैं स्कूल टाइम में था। एक तो बच्चा बाल नहीं बढ़ाएगा, वो बींद राजा वाली कटिंग नहीं कराएगा, वन साइडेड होती है ना, वो नहीं कराएगा किसी भी हाल में। एक बच्चा यूनिफॉर्म जो होगी ना उसमें इन शर्ट आएगा, शर्ट इन रखेगा, चाहे बेल्ट टैग नहीं है, जूते पहन के आएगा, बाएं फोल्ड नहीं करेगा। बच्चा जब चलेगा ना स्कूल में तो किसी के कंधे पर हाथ नहीं डालेगा। ये कई सारे अपने नियम है। यदि ऐसा करते हुआ पाया गया तो निश्चित रूप से जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये जरूरी है बच्चों को सिखाना। इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूं। और हालांकि है तो बहुत रिस्की मामले बहुत रिस्की है। रिस्की इसलिए क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। 300 350 बच्चों में 5-10 अभिभावक ऐसे मिल जाएंगे जो उनको लगेगा कि यार गलत हो रहा है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बाकी सारे सही है लेकिन उनको लग जाएगा। इसलिए दिन में एक आध बार तो ऐसा होता ही है, या हर 2 दिन में 3 दिन में एक आध बार कोई न कोई तो आता ही है। ओढ़मा लेके आता है, और दूर से ही ओढ़मा लेके। महिलाएं ज्यादा आती है, पुरुष तो और भी थोड़ा गम खाता है कि यार कोई नहीं, उसने कहा होगा तो सही ढंग से ही कहा होगा, 2-4 मारे होंगे तो ढंग से ही मारे होंगे। वो ज्यादा महिलाएं। और मैं बता रहा था तरीका उनका वो होता ही है। वो आती है, बोले कौन है, कहाँ है वो बाजिया जी, बताओ मुझे, अब आप बताओ। तरीके उनके अलग होते हैं, वो तो उस तरीके से ही आते हैं।
है। हाँ, क्या रेस्पॉन्स होता है? कुछ नहीं, काली गाय धूल खाई, गलती हो गई, अब तेरे छोरे को कुछ नहीं कहूंगा। हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। हाँ मानता हूं माहौल बिगाड़ते हैं, एक बार इतना बुरा लगता है कि यार कुछ नहीं करना है इनको, जैसे है उनका डोल है वैसे करने दो, लेकिन नहीं, बच्चे नादान है, बच्चे नादान है। अपना जमीर ये नहीं कहता है कि यार तू बच्चों के साथ गलत कर दे, अपना जमीर ये कहता है कोई नहीं, ये जो इसकी माँ है ना, इसने नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ी होगी, शिक्षा नहीं ली होगी, ये एनसीएफ नहीं जानती होगी, ये बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं जानती होगी, ये अनुशासन को नहीं जानती होगी, हो सकता है उसने कह दिया होगा, उसका जितना संकीर्ण सोच थी, उस दिमाग था, उसके अनुसार कह दिया, लेकिन यदि उसकी वजह से बाकी बच्चों को नुकसान होगा ना, तो बहुत गलत हो जाएगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको यह कह रहा था कि एक स्कूल में एक इतिहास का शिक्षक, उससे सारे बच्चे डरते हैं, ठीक है। एक बार उस शिक्षक का स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन, थोड़े दिनों बाद में बच्चे उनसे डरना बंद कर दिया, बच्चों ने डरना बंद कर दिया। लेकिन दूसरा एक इतिहास का शिक्षक आया, ट्रांसफर लेके वापस उस स्कूल में एक दूसरा इतिहास का शिक्षक आया, तो बच्चों ने उस शिक्षक से डरना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उस शिक्षक से भी डरना बंद कर दिया, और कार्यक्रम चल रहा था, मतलब शिक्षण व्यवस्था चलती रही। लेकिन 6 महीने बाद उन दोनों शिक्षकों का वापस स्थानांतरण हो गया, वो अपनी मूल जगह चला गया और वो भी अपनी मूल जगह चला गया। बच्चे पुनः डरने लग गए। 4 अंडरलाइन की हुई है इसमें, इसमें चारों प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, चारों प्रक्रियाएं पूरी। आप सोच के देखो, शिक्षक का स्थानांतरण हुआ पहली बार, वो दूसरी जगह चला गया, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब भी बच्चे आपस में बदमाशी करे, एक मैं बुला के लाऊं, अब आ रही है ना, आ रही है। देखो, जो कार्य इशारों में किया जा सकता है ना, वो भाषा द्वारा नहीं किया जा सकता है। जितना अच्छा इशारों में सीखा जा सकता है ना, हाँ, अरे सुनो मेरी बात। अच्छा, इतिहास के शिक्षक का स्थानांतरण हुआ, और 5-4 दिन तो ऐसा हुआ, जैसे ही मान ले बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, एक बच्चे ने कहा अरे बाजी अजी आ गए, उतने सब भाग के एक जगह बैठ जाए। 5 दिन 10 दिन बाद में धीरे 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 उनको लगा, जब वो बच्चे ज्यादा कह रहे थे ना आगे, तो फिर उनको दिमाग में आने लगा कि यार वो तो है ही नहीं है आगे कहाँ से, वो तो है ही नहीं है आगे कहाँ से। फिर उसने कहा हाँ ठीक, आ जाने दे, तू जा, तू कह दे जा। बताओ विलोप हुआ कि नहीं हुआ? पहली प्रक्रिया में क्या हुआ है? अनुबंधन जो स्थापित हुआ था, वो अनुबंधन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अगली स्थिति में 10-15 दिन बाद में उनके स्कूल में दूसरा शिक्षक आया इतिहास का, दूसरा शिक्षक आया, तो वो आया इतिहास का। अच्छा, बच्चों के पहले ही दिमाग में डर बैठा हुआ था कि इतिहास का जो टीचर होता है ना, वो मारता है, उसे डरते हैं। तो जैसे ही वो इतिहास का टीचर आया ना, बच्चे उससे क्या हो गए? डरने लग गए। उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। क्या हो गया? वास्तविक उद्दीपक तो नहीं है ना, लेकिन है तो मिलता जुलता ही, है तो मिलता जुलता, उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। अब धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बच्चों ने देखा, उसके बाद लगा कि यार ये तो बहुत सीधा है, मारने वाला नहीं है, बहुत सियाना सुधा मास्टर है। उन्होंने डरना बंद कर दिया। मुझे बताओ, उद्दीपक विभेदीकरण हो गया कि नहीं हो गया? उस उद्दीपक और इस उद्दीपक के मध्य अंतर कर लिया इन्होंने। अच्छा, अगली स्टेज में जब वापस 6 महीने बाद दोनों का ट्रांसफर हुआ, तो बताओ पुनः प्राप्ति कितनी जल्दी हुई होगी? स्वतः प्राप्ति, वापस कितना जल्दी डरने लग गए होंगे। चारों प्रक्रियाएं पूरी हो गई कि नहीं होगी? समझ जाएंगे? समय कारक अपना अलग होता है। तो इनमें से किसी प्रकार का एक उदाहरण देके आपसे पूछा जाए, तो मेरे ख्याल से आप हल कर देंगे। लिखो।
लिखो प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली। लिखो सबसे पहले लिखो विलोप, विलोप एक ही बात है, विलोप, विलोपन, विलोपीकरण, ऐसे उल्टे सीधे मिलते जुलते शब्द है ना, वो एक ही बात है इनका, हैं? हाँ इसमें लिखेंगे, लिखे बगैर तो याद थोड़ी रह जाएगा। लिखो, लिखो यदि लंबे समय तक, यदि लंबे समय तक केवल, यदि लंबे समय तक केवल यदि लंबे समय तक केवल अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, केवल अनुबंधित उद्दीपक, कोष्टक में लिखेंगे, आप ही लिखो, क्या लिखोगे कोष्टक में? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही यार, मैं थोड़ी आगे बातें कर रहा था, कुछ बातें पर्सनल भी होती है यार, अब सारी बातें सुनानी जरूरी है क्या? हैं? चलो सुनाता हूं, मैं जोर से बोलता हूं। यदि लंबे समय तक केवल अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी एक भोजन है, घंटी है ना, तो कोष्टक में लिखो घंटी। यदि लंबे समय तक केवल अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए, ही प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन हो जाता है, तो अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन हो जाता है। अनुक्रिया का विलोपन हो जाता है। उदाहरण नहीं लिखवाना है ना, उदाहरण तो ये है कि लगातार घंटी बजाने पर कुत्ता लार देना बंद कर देता है ना? हाँ कुछ महत्वपूर्ण हो गया वो लिखवा दूंगा मैं। लिखो अगला, लिखो उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण। अच्छा ये लिखा है ना अनुबंधित अनुक्रिया, इसके आगे कोष्टक में चाहो तो लार लिख सकते हो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा घंटी से लार। उद्दीपक सामान्यीकरण, इसमें लिखो यदि, यदि मिलते जुलते उद्दीपकों से, मिलते जुलते उद्दीपकों से भी, यदि मिलते जुलते उद्दीपकों से भी वास्तविक उद्दीपक, वास्तविक उद्दीपक के समान, वास्तविक उद्दीपक के समान अनुक्रिया, वास्तविक उद्दीपक के समान अनुक्रिया हो जाना, ऐसे लिख लो, अनुक्रिया हो जाना। उदाहरण लिखो इसका, लिखो एक बालक एक बालक
गुलाब का फूल तोड़ने के लिए, एक बालक गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है। गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, तब उसे कांटा चुभ जाता है। तब उसे कांटा चुभ जाता है और वह रोने लग जाता है। और वह रोने लग जाता है। कोमा लगा के लिखो। अब घर में पड़ी, रोने लग जाता है ना। अब घर में पड़ी गुलाब जैसी किसी भी लाल वस्तु को देखकर, अब घर में पड़ी गुलाब जैसी किसी भी लाल वस्तु को देखकर, लाल वस्तु को देखकर बालक रोने लग जाता है। बालक रोने लग जाता है। रोने लग जाता है। हो गया। नंबर 3 लिखो। उद्दीपक सामान्यीकरण, सॉरी, उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण, इसमें लिखो मिलते जुलते उद्दीपकों, मिलते जुलते उद्दीपकों एवं वास्तविक उद्दीपक, मिलते जुलते उद्दीपकों एवं वास्तविक उद्दीपक के मध्य अंतर स्थापित करना। मिलते जुलते उद्दीपकों एवं वास्तविक उद्दीपक के मध्य अंतर स्थापित करना। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड फेक स्टिमुलस किसके मध्य होगा? रियल मतलब वास्तविक और फेक मतलब मिलता जुलता। उन उद्दीपकों के मध्य यदि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो वो कहलाएगा उद्दीपक विभेदीकरण। उदाहरण नहीं लिखना है, अगला लिखो। अगला क्या होगा? स्वतः प्राप्ति या पुनः प्राप्ति। स्वतः प्राप्ति या पुनः प्राप्ति। स्वतः प्राप्ति या पुनः प्राप्ति। क्या ताने मार रहे हो तुम? लिखो। मैंने सोचा पावलो को क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं कि पावलो पहले ही मर जाता तो ठीक रहता, पैदा होने से पहले ही, हैं? कम से कम 4 घंटे का नुकसान तो नहीं करता? आवाज नहीं आ रही है? इतनी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। चलो अब तो आ रही है ना? लिखो, लिखो। विलोपन की प्रक्रिया के कुछ समय बाद, अब ठीक है ना? अच्छी आवाज आ रही है? चालवा दो, चालवा दो। विलोपन की प्रक्रिया के कुछ समय बाद, विलोपन की प्रक्रिया के कुछ समय बाद, इतनी है। विलोपन की प्रक्रिया के कुछ समय बाद हैं यार,
अब ठीक है नहीं यार, यहां से कम थी, अब ठीक है, नहीं है मतलब बेस बढ़ानी होगी, मतलब बेबी को बेस बढ़ानी पड़ेगी अब। चलो चलो लिखो। विलोपन की प्रक्रिया के कुछ समय बाद यदि अनुबंधन स्थापित करने की प्रक्रिया को विलोपन की प्रक्रिया के कुछ समय बाद यदि अनुबंधन स्थापित करने की प्रक्रिया को यदि अनुबंधन स्थापित करने की प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाए, पुनः दोहराया जाए, पुनः दोहराया जाए तो अब तक मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे मैं गीत गा रहा हूं। महिलाएं यहाँ हाथ रख के नहीं गाती है ना ऐसे, कोयले बाई लिखो 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 तुम अरे लिखो, आवाज ज्यादा है, अरे ऑनलाइन वाले कह रहे हैं आवाज ज्यादा है। दोहराया जाए तो अनुबंधन शीघ्र स्थापित हो जाता है, तो अनुबंधन शीघ्र स्थापित हो जाता है। अनुबंधन शीघ्र स्थापित हो जाता है। हो गया। अगला लिखो समय कारक। समय कारक, समय कारक लिखो अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक कोष्टक में लिखो क्या है, घंटी, वेरी गुड, घंटी एवं अनानुबंधित उद्दीपक, एवं अनानुबंधित उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक क्या है ये, भोजन एवं अनानुबंधित उद्दीपक के मध्य, के मध्य थी तो सही, के मध्य निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, अन्यथा निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित नहीं होता है, अन्यथा अनुबंधन स्थापित नहीं होता है। जैसे 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 हर्गेन हान के अनुसार, अरे ये लिखा हुआ, जैसे हर्गेन हान के अनुसार, जैसे हर्गेन हान के अनुसार जैसे अनुबंधन क्या लिखा है, हर्गेन हान के अनुसार ये समय, ये समय हर्गेन हान के अनुसार ये समय कितना होता है, लिख लो
0.5 सेकेंड कोष्टक में लिख लेना, कोष्टक में 0 लिख लो भले, 0 का क्या महत्व है, पहले कोष्टक में 500 मिली सेकेंड लिख लेना। जीरो 0.5 सेकेंड होना चाहिए, होना चाहिए। हो गया, दूसरा सिद्धांत पूरा हो गया है। नंबर पहला और दूसरा सिद्धांत हमने समझ लिया है। तीसरा सिद्धांत समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी, नहीं हम तीसरा सिद्धांत नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक स्वतंत्र हेडिंग लगाओ, पुनर्बलन। अपने को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि पुनर्बलन क्या है, क्यों अगला सिद्धांत पुनर्बलन की चर्चा करेगा। हेडिंग लगाओ पुनर्बलन, और पुनर्बलन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन को क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। हेडिंग लगानी है अलग। क्या क्या पूछ रहे हो, अलग हेडिंग लगानी है। यदि समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर ये लिख लो, ये भी जाने, है ना, और उसके बाद कुछ बातें लिखनी है। हो गया। अच्छा देखिएगा, ये जो पुनर्बलन है ना, ये क्या होता है, पुनर्बलन क्या होता है, इस बात से पहले मैं आपको ये बता दूं। सुन रहे चलो, पुनर्बलन की जो अवधारणा है ना, अवधारणा समझते हैं ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट की पुनर्बलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे दिया जाता है, कौन सी विधियां होती है, पूरी की पूरी अवधारणा जो है ना, वो पूरी की पूरी अवधारणा हमारे सामने एक व्यक्ति ने रखी जिसका नाम है स्किनर। क्या नाम है, स्किनर। कंप्लीट पुनर्बलन के बारे में अपने को स्किनर ने बताया, लेकिन इसने अपने सिद्धांत का नाम पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं रखा। और सिद्धांत का नाम किसने रखा, सिद्धांत का नाम हल ने रखा, जबकि हल का पुनर्बलन के कॉन्सेप्ट में कोई योगदान नहीं है। वो पुनर्बलन कहां से उठाकर लाया था, जो स्किनर ने बताया था। समझ पा रहे? तो पहली लाइन तो यही लिखो, लिखो है, हेडिंग लगानी है पुनर्बलन, इंग्लिश में लिखना है रीइंफोर्समेंट, और फिर लिखना है नीचे पुनर्बलन की अवधारणा, पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर द्वारा प्रतिपादित की गई। पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर द्वारा प्रतिपादित की गई। पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर द्वारा प्रतिपादित की गई। जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया। ठीक है, पुनर्बलन घंटे 1.5 घंटे लगेगा, इसमें छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। चलिए इसको हम कल पढ़ते हैं।